ये बंदा ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर कि ह्यूमंस ही एग्जिस्ट हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जहाँ सब लोग विलुप्त हो चुके होते हैं सारे ह्यूमंस। ये सिन नाम का बंदा होता है जहाँ पर कि ओवर पावरी बन जाता है इसी वर्ल्ड में सर्वाइव करते करते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिन नाम का एक बंदा होता है जिसको गेम खेलना काफ़ी पसंद होता है और नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। एक गेम RPG गेम होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है, पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा रखी होती है उस गेम ने। इसीलिए वह भी उस गेम का खेलने का फैसला लेता है और ह्यूमन रेस को चूज करता है जिससे कि वह मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर सके और अपनी जर्नी को जी रहा होता है, यानी खेल रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है सारे और प्लेयर्स की तरह ही। लेकिन अचानक से जो सर्वर होता है पूरा गेम का क्रैश हो जाता है और सारे ह्यूमन जो अंदर फंस जाते हैं लॉग आउट ही नहीं कर पा रहे होते हैं। और ह्यूमन का जिन मॉन्स्टर से सामना हो रहा होता है यदि उनसे मर जाते हैं तो असली वर्ल्ड में भी मर रहे होते हैं, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इसे तबाही मच जाती है। सिन नाम का बंदा जो गेम खेल रहा था फैसला करता है इस गेम को ख़त्म करके और इन सभी को आज़ाद कराएगा और इन सभी ह्यूमन से उन सभी को यहाँ से लॉग आउट कराएगा इस गेम को फिनिश करने के बाद। इसीलिए प्रण लेकर पहुँच जाता है फाइनल बॉस के पास में, धीरे धीरे करके वहाँ से लेवल अप करके उस फाइनल बॉस के साथ फाइट कर रहा होता है। जो फाइनल बॉस होता है बहुत ज़्यादा ही ओवर पावर होता है, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके एक जो पंख होता है पर उसको कट कर देता है। एक विंग कट होने के बाद वह दोबारा से देखता है पीछे की तरफ तो शॉक्ड रह जाता है। वह विंग होता है दोबारा रीजनरेट हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी जो HP कम की होती है वह दोबारा से रीगेन कर लेता है। ये बात देखकर तो वह शॉक्ड हो जाता है और वह तेज नादों उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने की जंप कर देता है और अटैक करना स्टार्ट करता है। बहुत सारे अटैक के बाद उसकी HP MP दोनों ही बहुत कम बची होती हैं, दोबारा से फुल ना हो जाए इसीलिए अपने खतरनाक अटैक को फुल पावर के साथ में यूज करता है और फाइनल अटैक उसके सिर पर कर देता है, जिसके वजह से मॉन्स्टर होता है वहीं पर मारा जाता है और जिससे कि पूरा डंजन अब फिनिश हो चुका होता है, कोई भी लेवल नहीं बचा होता है। सारे लोगों को लिस्ट को चेक करता है जिन लोगों ने यहाँ पर की लॉगिन कर रखी होती है और खुद को भी चेक कर देखता है कि हाँ लॉग आउट का ऑप्शन आ चुका है और लिस्ट को दोबारा चेक करता है जिसमें लोगों के नाम होते हैं अब धीरे धीरे कर डिसअपियर हो रहे होते हैं बिकॉज वे लोग अब लॉग आउट कर सकते हैं फाइनल बॉस बनने की वजह से। और सबको चेक करता है जब तक कि सारे लोग ही यहाँ से एग्जिट ना हो जाए इस गेम से। लेकिन जब वह खुद को लॉग आउट करने वाला होता है तो पीछे देखता है एक आवाज़ आ रही होती है, पीछे एक दरवाज़ा होता है जिससे काफ़ी सारी लाइट चमक रही होती है। उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से वह चेक करता है कि चलो आखिर देखते हैं आखिर अंदर क्या है, क्या कोई और लेवल है। जैसे ही वह अंदर की तरफ बढ़ता है अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वह एक ग्रास से भरी हुई फील्ड में होता है जो कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह लग रही होती है, से महसूस हो रही होती है। वह सोचता है ये रियल वर्ल्ड है क्या, लेकिन जब स्टेटस चेक करता है तो पता चलता है ये गेम है, उसका ही सेकंड पार्ट है जिसमें कि अब ट्रांसपोर्ट हो गया है। लेकिन चेक करता है तो जो ह्यूमंस उसने लॉग आउट किए होते वहाँ से भी इस वर्ल्ड में नहीं आए हैं, बल्कि वे तो अपने असली वर्ल्ड यानी अर्थ पर ही पहुँच गए हैं वापस यहाँ पर रियल वर्ल्ड में। और वह इकलौता ह्यूमन है इस पूरे वर्ल्ड में जो कि यहाँ पर है, बाकी कोई भी ह्यूमन नहीं है। लेकिन वह सोचता है इतने ज़्यादा करने के बाद ही चलो ठीक है इसको चेक करते हैं इस बल्ब को भी। अपनी मैजिक बल्ब को निकाल कर उसका पीछा करते चला जाता है जिससे कि उसके घर तक ले जा रही होती है। एक जंगल में दिखाया जाता है वहाँ बर्ड आई होती है, वहाँ एक घर होता है बना हुआ जहाँ पर के एफ गर्ल होती है और जिसको कुछ लोग होती हैं वहाँ पर हरेस कर रहे होते हैं। लेकिन वे उससे पूछ रही होती हैं एल्फ्स के बारे में तो उसे बताने से मना करती है, तो इसीलिए वे लोग उसको जबरदस्ती वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ एक सर्कल बना होता है या फिर कह सकते हैं कवच टाइप, जिससे बाहर से बाहर निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर उन पर अटैक करने लगता है। वह गर्ल होती है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उन्हें कोलैप्स हो जाती है कि शायद अब वह मरने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर सेना आता है और उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है और कहता है हीरो स्टाइल में क्या तुम ठीक हो। वह बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और काफ़ी खुश होती है। जब वह अंदर आती है तो उससे बात करता है, वो अपने बारे में बताती है। वह यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कह सकती हैं और पूछती है आखिर वह कौन है और क्या काम से। तो वह कहने लगता है कि मतलब क्या ये तो मेरा घर होना चाहिए ना। तो वह कहती है नहीं वह राई नाम की एक एल्फ का घर है, राई का घर है। तो सोचने लगता है राई कोई और नहीं वही है जो कि उसके पास्ट जो पहले गेम खेल चुका उसमें एक करेक्टर थी और जो कि सच में बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो वह कहता क्या, तो अपने बारे में बताती है उसका नाम टियारा है और वह यहाँ पर रहती है अभी रिसेप्शन के तौर पर कह सकते हैं और अभी वैसी घर में रहती है। उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता सकता है, लेकिन राई के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 1000 मतलब 10,000 सिल्वर कॉइन की जरूरत है। उसके बाद सिल्वर कॉइन्स तो नहीं होती हैं बिकॉज पहले गेम में सिर्फ गोल्ड कॉइन चलते थे, इसीलिए गोल्ड कॉइन दे देता है एक। तो वह शॉक्ड जाती है बिकॉज ये गोल्ड कॉइन की कीमत यहाँ पर 10 मिलियन सिल्वर कॉइन्स होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही होती है और इसीलिए वह उस गोल्ड कॉइन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी होती है। तो अपने बारे में बताता है कि वह कौन है, यानी वह एक हाई ह्यूमन रेस से है। तो वह देखकर शॉक्ड हो जाती है कि 500 ईयर्स पहले हाई ह्यूमन रेस है वह खत्म हो चुकी है। ये बात सुनकर वह शॉक्ड खुद होता है कि हाई ह्यूमन रेस को मतलब जो लोग गेम में आए थे वह लोग की बात चल रही है। और जिसके बाद उसने वो डंजन खत्म कर दिया, यानी अब उसके खत्म होने के बाद जो न्यू गेम चला है उसमें वह 500 साल फ्यूचर में आया है, मतलब फ्यूचर की स्टोरी चल रही है जहाँ पर कि आ चुका है। इसीलिए मैं कहता ठीक है जो भी तो इन्फॉर्मेशन दी है अब तक की उसके लिए थैंक यू सो मच, इसीलिए गोल्ड कॉइन अब तुम रख लो। वह गोल्ड कॉइन देखकर पहले मना करती है इतना ज़्यादा प्राइस देखकर, लेकिन फिर भी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ले ही लेती है और उसको घूरने लगती है उस कॉइन को ही। फिर वह कहती है
थैंक यू सो मच जो तुमने उसकी हेल्प की वहाँ पर। और सिन उससे पूछता है कि आखिर वह इस जंगल में अकेली इस घर में क्या कर रही है, इतने सारे मॉन्स्टर आसपास में फिर भी। तो बताती है उसकी हेयर्स भी पहले वाइट थी जैसे कि और एल्फ्स के हुआ करते हैं, लेकिन उसके एक चाइल्ड हुआ जिसकी वजह से अब उसके जो कलर्स हैं ऐसे हो गए हैं और उसे एक कर्स मिल चुका है। और इसके जो ब्लैक हेयर्स हैं इसी वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा ही अलग मानते हैं और अलग ही रखते हैं, और जिसकी वजह से उसकी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर भी अट्रैक्ट होते आते रहते हैं उसको जो कष्ट है उसकी वजह से। लेकिन राय ने उसके चारों तरफ एक बैरियर बना दिया जिसकी वजह से भी यहाँ पर वह रह सकती है, जब तक बैरियर तब तक प्रोटेक्टेड है, उसकी वजह से अब तक जीवित है और इसी घर में ही उसकी लिमिट है। मैं चेक करता है आखिर कष्ट कैसा है, तो अपनी विंडो से पता चलता है तो नॉर्मल सा कष्ट है, इससे आसानी से तोड़ सकता है। जैसे ही वह उस कष्ट को तोड़ने लगता है तो आसानी से भी क्रैक भी कर देता है। टीआर ये बात देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है, उसकी जो वाइट कलर के हेयर्स थे सब तो वापस नहीं आते लेकिन थोड़े वाइट हो जाते हैं। वह उसको ले आने लगता है और कहता है चलो बाहर चलते हैं, तुम्हारा कर्ज खत्म हो चुका है। वह कहती है सच में, लेकिन डर रही होती है जैसी बाहर आती है कोई मॉन्स्टर की तरफ अटैक नहीं होता है, और अब बहुत खुश होती है कि अब वह अपनी नॉर्मल लाइफ को भी जी सकती है इस घर से बाहर निकल के। तभी वह अंदर आती है और खुश होकर उसे एक एनवलप देती है और थैंक्स के तौर पर कहती है ये एनवलप तुम ले जाओ जिससे तुम किसी भी सिटी में VIP के तौर पर अंदर जा सकती हो, नो प्रॉब्लम, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। वह कहता है थैंक्स उसकी हेल्प के लिए, और वह चला जाता है सिटी में जहाँ पर कि बहुत बड़ी एक लाइन लगी होती है और एक सोल्जर होता है जो कि उसको अंदर ले जाता है। हाँ VIP एंट्री जैसे कि है ही। एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है एक एडवेंचर गोइल में, जहाँ उससे बात करता है कि उसको मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाना है, जिसके बारे में उससे बात करने के बाद कुछ खाना खाता है, एक और बंदा मिलता है और कहता है ठीक है, और उसको लेकर चला जाता है। जिसे वो मतलब एनवलप होता है दिखाता है तो बंदा उसे नकली समझ रहा होता है, एक फेक, इसीलिए चेक करता है तो वह की ओरिजिनल निकलता है। वह बंदा बताता है ये एनवलप कोई आम एनवलप नहीं है, एक खास एनवलप होता है जिसके जैसे तुम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकती हो, कहीं कुछ भी कर सकती हो, यहाँ तक कि तुम किंग से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो इस एनवलप की मदद से। इसीलिए तुम इसका ख्याल रखना किसी और के हाथ में नहीं पहुँच पाए या चोरी ना हो पाए। वह कहता है वह उसको फुल ख्याल रखेगा, कुछ नहीं होने देगा ऐसा। वह जंगल में आया होता है जिसका अचानक से सडनली एक मॉन्स्टर से सामना हो जाता है जिसका उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन वह सील से उस अटैक को रोक रहा होता है। उसकी स्वाड एक होली स्वाड होती है जिसकी वजह से अटैक भी काफ़ी अधिक पावरफुल कर रही होती है, लेकिन उसकी स्वाड एक नॉर्मल होती है जिसमें कि काफ़ी सारे क्रैक्स आ जाते हैं अटैक के बाद ही। और वह कहता है उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचा है, इसलिए फुल पावर के साथ में अपनी स्वाड को ओवर पावर करके अटैक कर देता है। एक फाइनल ब्लो के साथ में मॉन्स्टर मर जाता है, लेकिन उसकी स्वाड वहाँ से जंप करती उड़ती चली जाती है, और तभी जो मॉन्स्टर की बॉडी होती है अचानक से वहाँ से डिसअपियर हो जाती है और वहाँ केवल उसका एक कोर बचा होता है, जिसे देखकर वह खुश होकर उसको उठा लेता है। कहता चलो यही सही, उसकी स्वाड तो अभी टूट चुकी है इसलिए वह स्वाड को ज़्यादा लेना चाहता था, होली स्वाड, लेकिन वह स्वाड वहाँ से अब जा चुकी है तो क्या कर सकते हैं। वह स्वाड उड़ती हुई जाती है और रॉयल पैलेस में जाकर एक जगह पर गिरती है, जिस देखकर लोग शॉक हो जाते हैं सारे सोल्जर्स और कहते हैं किसी ने अटैक किया है का। वहाँ पर एक लेडी जो कि शायद कमांडर होती है वह कहती नहीं रुको, ये कोई नॉर्मल स्वाड नहीं बल्कि एक होली स्वाड है जो कि एक काफ़ी एंटीक वेपन है जिसके बारे में मतलब ऐसे वेपन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको चेक करने के लिए लोगों से कहती है। इधर दिखाया था सिन का जो कि सिटी में आया होता है जहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ लगी होती है और बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो एक सोल्जर से पूछता है कि क्या चल रहा है, तो वह बंदा बताता है कि ये सब है नॉर्दर्न फॉरेस्ट की तरफ से सारे सोल्जर्स आ रहे हैं। इन सभी सोल्जर्स को यानी हमें खबर मिली थी कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट की तरफ जो भी ह्यूमंस जाते हैं जहाँ तक लोग डिसअपियर हो जाते हैं, इसीलिए लोग वहाँ पर सर्च के लिए गए थे आखिर दिक्कत क्या है, लेकिन वहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिए, इसी वजह से ये लोग काफ़ी इंजर्ड हो गए। क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन है? तो वो कहता है नहीं उसको नहीं, वह तो हर वगैरह इकट्ठी करता है। तो वहाँ से निकल आया होता है एडवेंचर गोइल में आ जाता है जहाँ पर उसका नाम एक सिल्का नाम की एक रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और उससे बात करता है कि आखिर ये क्या। वहाँ पर सारे लोग केवल नॉर्दर्न फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहाँ के मॉन्स्टर्स वगैरह के बारे में जो भी इंसिडेंट हुए उसके बारे में, जहाँ पर कि वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि स्कल फेस नाम के उसने एक मॉन्स्टर को मारा है जिसका कोर उसके पास नहीं बचा है, जिस नाम सुनकर वह काफ़ी शॉक्ड होती है। वह कहता है उसका वेपन अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी स्वाड काफ़ी पावरफुल लग रही थी जिसे मैं लेना चाहता था लेकिन अब वह मिसिंग हो चुकी है। उसके बारे में उसे कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला उसके पास, लेकिन यही सब कुछ है जो मिला है, मुझे ज़्यादा नहीं पता। वो उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है बिकॉज वह केवल नॉर्मली ये सब बताता जा रहा होता है। पूछती क्या अगर तुम इस तरह से नॉर्मली कैसे बता सकते हो इतनी ज़्यादा भयानक बात को। वह कहता कि आखिर मतलब क्या है, मैं उसको मारने नहीं जा रहा था, बस उसे रास्ते में एक्सीडेंटली मिल गया इसीलिए उसको मार दिया। वह काफ़ी शॉक्ड होती है। एल्सा नाम की वहाँ एक लेडी आती है जिसे वह सब कुछ बताती है। आखिर ये स्कल फेस को मारने की बात कर रहा है जो कि काफ़ी लेजेंडरी एक मॉन्स्टर होता है। वह शौक हो जाता है ये सुनकर, या फिर सिन भी क्या लेजेंडरी था। मैं कहता उसके पास केवल उस मॉन्स्टर का कोर ही बचा है, उसकी स्वाड है अभी मिसिंग हो चुकी है इसीलिए उसको भी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। एल्सा को बिलीव नहीं होता है कि उसने सच में एक मॉन्स्टर को मारा है, तो वह उस कोर को चेक करने के लिए कहती है। सिन पूछता है उस मॉन्स्टर के बारे में, आखिर मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया, क्या बता सकते हो स्कल फेस के बारे में? तो बताती है कि हाँ वह जो मॉन्स्टर्स है वो उस एरिया में है जहाँ पर कि कस्ट एनर्जी होती है, लोग मर जाते हैं, मॉन्स्टर मरते हैं, उनकी कस्ट एनर्जी अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, पावरफुल होते रहते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर को ज़्यादा ही पावरफुल हो गया, इतनी पावरफुल मॉन्स्टर वहाँ
वहाँ पर होता नहीं है, जैसा कि स्कलफेस बन चुका है या तुम बात कर रहे हो, जो कि लेजेंडरी मॉन्स्टर बन चुका है, जो कि सच में एक अब तक की मिस्ट्री रही है उस फॉरेस्ट के बारे में। वह भी कहता है वो ऐसा है क्या, लेकिन उसका लेवल केवल ज़्यादा नहीं, 359 लेवल था, ज़्यादा नहीं, मेरे लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वे शॉक्ड हो जाते हैं क्या 359, वे शॉक्ड होता है और एल्सा कहता है सिलिका से कि जाकर उस स्कोर को चेक करवाओ कि इसका लेवल सेम ही है, और वह उससे कहती है इसका मतलब तुमने 359 लेवल के मॉन्स्टर को मारा, मतलब तुम उससे पावरफुल हो। वह कहता है यस, लेकिन इसके बारे में सीक्रेट रखना अभी के लिए। तो एल्सा कहती है ठीक है, मान जाती है। तो सिलिका से कहता है, मतलब सिलिका उससे कहती है थोड़ा वेट करने के लिए, तो वह सिलिका से कहता है उसे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो उसको सीट पर बैठने के लिए कहती है। वहाँ से एक बंदा गुजर रहा होता है, ब्लैक कलर के कपड़े पहने, काफ़ी लॉन्ग हाइट में होता है, तो इसीलिए सारे लोग काफ़ी डर भी रहे होते हैं उससे। उसके पास एक स्पीयर होता है जिससे सिन पहचान लेता है कि वो एक लीजेंडरी वेपन है। वह बंदा उसके पास बैठ जाता है, इसका नाम बिल होता है, और कहता है तुम पहली बार दिख रहे हो यहाँ पर, मतलब तुम नई हो सिटी में। वह कहता है हाँ, कुछ दिन पहले भी यहाँ पर आया है। तो वह कहते हैं इसीलिए तुम मुझसे डर नहीं रहे हो, मैं एक वैम्पायर कहलाता हूँ, मेरा जो वेपन है वो एक लीजेंडरी वेपन है, जिसके जैसे मैं लोगों की सोल को भी खींच लेता हूँ, इसीलिए सारे लोग मुझसे डरते हैं, और तुम इसीलिए मुझसे अभी नहीं डर रहे हो क्योंकि तुम नए हो, मेरे बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो। उसकी वेपन को वह भी जानता है कि कैसा वेपन है, तो इसीलिए वह कहता है उसे डरने की कोई बात भी नहीं होती है। कहता है चलो खाना एंजॉय करते हैं, अपना मौज लेते हैं और काम में लगते हैं। इधर आया होता है एक लाइब्रेरी में, जहाँ पर कि कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है इस वर्ल्ड के बारे में, जिससे कि इस वर्ल्ड की वॉर्स वगैरह हुई हैं उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो वहाँ पर वो सारी जानकारी मिलती है, वर्ल्ड भी सेम उसकी पुरानी वर्ल्ड जैसा ही है, मतलब पुरानी गेम के लेवल जैसा ही है, जैसा कि पहले देख चुका है। लेकिन यहाँ पर जो हाई ह्यूमंस हैं वे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिस वजह से इकलौता ही हाई ह्यूमन इस वर्ल्ड में बचा है, जो कि यदि लोगों को पता चला, दुश्मनों को पता चला, तो उसके लिए खतरा हो सकता है। इधर दिखाया जाता है कुछ लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं, सिन की जो भी कारनामे हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये बात देखकर एक बंदा कहता है कि उसको सिन से बात करनी होगी, यदि वह इतने ज़्यादा पावरफुल है, यदि उसने स्कल फेस को ही हराया है, बिकॉज उन्हें पता चल चुका है उस स्कोर का लेवल भी 359 होता है। तो बंदा कहता है इसलिए उससे बात करना चाहता है, उसके पैलेस में आकर, इन पैलेस में आकर जो एक स्वार्ड गिरी है उससे भी सिन का कुछ ना कुछ लेन देन हो सकता है, और हो सकती है स्कल फेस की ही वह स्वार्ड हो। इधर दिखाया था सिन का, चूंकि एक जगह बैठा होता है इवनिंग टाइम पर और कुछ कैंडीज या स्नैक्स खा रहा होता है, जहाँ पर कि उसे एक गर्ल दिखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हंग्री लग रही होती है, इसीलिए उसको स्नैक ऑफर करता है, तो वह भी एक ले लेती है और काफ़ी हैप्पीली खाने लगती है। बस सोचने लगता है आखिर गर्ल यहाँ पर क्या कर रही थी, वहाँ पर बिल आ जाता है, जिसको देखकर वह काफ़ी ज़्यादा स्पीड के पास जाती है। और बिल जो कि यहाँ पर एक ऑर्फेन है, जहाँ पर कुछ बच्चों का वह भी ख्याल रखता है, लेकिन यह गर्ल है थोड़ी बाहर घूमती हुई चली आई, इसलिए वहाँ पर चर्च में जाने के लिए कहता है। लेकिन जाने से पहले वह सिन के पास आकर कान में बताती है उसको नॉर्थन फॉरेस्ट में जाकर उस फॉक्स को बचाना चाहिए। वह ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड होता है, आखिर ये क्या कह दी उसने, आखिर उसको क्या सच में जाना चाहिए नॉर्थन फॉरेस्ट में किसी को बचाने के लिए, चलो चेक तो कर ही लेते हैं। इधर वह आ जाता है फिर से टेरिया के पास में, और टेरिया से कहता है कि वह काफ़ी टाइम से मैसेज सेंड करने की ट्राई कर रहा है राय के लिए, लेकिन वह नहीं कर पा रहा है। वह शॉक्ड होती है आखिर ये कैसे हो सकता है। तो वैसे कुछ मैजिकल एम्पलप दिखाता है जो बताता है इससे वह आसानी से डायरेक्टली ही किसी को भी मैसेज सेंड कर सकता है, लेकिन राय के पास ये नहीं जा रहा है, लेकिन बाकी ये सबसे काम कर रहा है। उसको चेक करके भी दिखाता है, जिससे अचानक उसके पास पहुंच जाता है मैसेज भी। तो वह कहती कोई हमें ले सकते हैं कुछ, तो वह कहता हाँ ठीक है, आराम से कुछ एम्बुलेंस उसे भी दे देता है और उसे एक स्वाड देती हो, कहता है तेरा से कॉन्टैक्ट हो तो ये स्वाड उसको दे देना। ये स्वाड है जो कि उसने उसके लिए क्रिएट की थी, और ये स्वाड काफ़ी सारे मटेरियल जो कि मॉन्स्टर से ड्रॉप हुआ है उससे क्रिएट की गई है, और राय के अलावा इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता है। जब उससे कॉन्टैक्ट हो तो उससे पूछ लेना क्या उसको ये स्वाड याद है, यदि याद है तो हाँ बिल्कुल इस स्वाड को वह लेकर चली जाए, उससे बात भी कर सकती है। इधर दिखाया जाता है नॉर्दर्न फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है। ये जंगल काफ़ी खतरनाक बताया गया हर किसी के द्वारा ही, और आखिरकार उसका मौका ही बन के आने के लिए अचानक से उसे एक घर मिलता है जिसकी तरफ काफ़ी सस्पिशियस तौर पर वो जाने लगता है। उसे काफ़ी सस्पिशियस लग रहा होता है, लेकिन रूम के अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है वहाँ एक मैजिक सर्कल बना होता है जिसके अंदर एक छोटी सी फॉक्स सो रही होती है। वो उसको टच करके ट्राई करता है तो उस पर वहाँ पर 2 कर्स होते हैं जिनको वो अपनी मैजिकल पावर के साथ प्यूरीफाई कर देता है, जो कि काफ़ी लेजेंडरी मैजिकल पावर उसकी इसीलिए। लेकिन वह देखता है मैप में जिसकी चारों तरफ बहुत सारी मॉन्स्टर होते हैं, और जैसे ही बाहर जाता है तो बहुत सारे मॉन्स्टरों ने घेर रखा होता है, सारे अटैक करके आने लगते हैं। तो वह कहता है ठीक है फॉक्स तुम जरा इधर आराम से बैठो, मैं उन सभी को डील करता हूँ। ये कहकर अपनी स्पीयर समन करता है और एक अटैक से उन सभी को तबाह कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल स्पीयर की पावर्स होती हैं। और जो मॉन्स्टर अब तक लोगों को परेशान कर रहे थे
वह अभी सिन के द्वारा एग्जिस्टेड ही नहीं रही होती हैं। लेकिन मैप में अभी भी उसको 2 एनिमी दिखा रहा होता है, लेकिन उसके सामने तो कुछ भी नहीं होता है, केवल 2 स्टैचू होती हैं। वे दोनों स्टैचू अचानक से क्रैक्स होती हैं, उनके अंदर से 2 मॉन्स्टर निकल के आते हैं जो काफ़ी पावरफुल होते हैं। इनका लेवल होता है 674। वह दोनों ही सेम लेवल के होते हैं और काफ़ी पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन वह डॉज कर लेता है। तो सिन उनको अपने शैडो मैजिक से वहीं रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वह काफ़ी पावरफुल होते हैं, इसलिए वहाँ पर ब्लैक स्मोक छोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है और वह स्नेक अटैक करने लगते हैं, जिससे वह डॉज करने की तो ट्राई कर रहा होता है बार बार, लेकिन बार बार डॉज करने के अलावा वह अटैक करने का मौका नहीं ढूंढ पा रहा होता है। लेकिन तभी फॉक्स कहती है वो जो सर्कल है उसके अंदर जाने के लिए, तो वह सेम करता है और सर्कल के अंदर जाकर उसे पता चलता है कि जो फॉक्स अभी उसे नहीं दिख रहे थे इन मॉन्स्टर, वह अब उसको साफ दिख रहे हैं उस स्मोक के अंदर भी। इसलिए अपनी गॉडली चेंज का यूज करता है, जो कि एक लेजेंडरी वेपन होता है या फिर लेजेंडरी स्पेल कह सकते हैं, जिससे कि वह दोनों बंद कर लेता है और बांधने के बाद एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वह दोनों ही मॉन्स्टर इतने पावरफुल होने के बाद भी दोनों एक साथ में खत्म हो जाते हैं। सब स्मोक साफ हो जाती है, वह कहता है चलो ये काफ़ी अच्छा है, और वह फॉक्स देखता है जो कि इतनी छोटी होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होती है, 211 लेवल। उसे चेक करने के बाद स्टेट चेक करने के बाद उसे पता भी चल जाता है कि वे एक हाई लेवल बीस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस वर्ल्ड में अब तक, जिसको एलिमेंटल बीस्ट बुला सकते हैं। लेकिन तभी जा रहा होता है साथ में, तो सोचता है चलो उसको भी एक पेट के तौर पर अपने साथ में रख लेते हैं। लेकिन इसको लोग यदि देखेंगे तो काफ़ी जेलस होकर उसे छीनने की ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए उस एक फैसला करता है कि उसको क्यों ना उसे टेम कर लिया जाए, जिसके बाद उसको टेम करने के बाद वही केवल उसके स्टेटस को देख पाएगा और वही केवल जान पाए कितनी पावरफुल है, और हमेशा उसके साथ ही वह रहेगी। कोई और लोग उसका स्टेटस भी नहीं देख पाएंगे, इसीलिए लोग उसे नॉर्मल ही पेट समझेंगे। और वह ऐसे कहकर उससे पूछता है कि अब उसके साथ में कॉन्टैक्ट बनाना चाहती है, तो हाँ वो उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए यस कहती है, जिसके बाद उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाता है एक बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बाद वह उसके साथ में रहेगी। उसके हाथ पर एक मार्क भी छपकर आ जाता है जो कि टेमिंग का होता है, और वह उसका नाम यूसी रखता है। इधर दिखाया था कैपिटल में वापस आ जाता है, जहाँ पर कि एडवेंचर गोल्ड में जब जाता है तो वहाँ 2 डेस्टिनेट होती हैं जो कि एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। आखिर उसका जो टास्क या फिर डिटेल्स है उसके वो वह एक्सेप्ट करने वाली है या फिर वह लेने वाली है। दोनों से पूछता है आखिर क्या करूँ मैं, तो दोनों को इग्नोर ही मार देता है, कहता अब तुम दोनों खुद ही देख लो। और वहाँ पर रोड पर नज़र डालता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे क्वेस्ट लगे होते हैं, जहाँ पर कि एक चर्च की तरफ भी क्वेस्ट होता है चर्च की तरफ से, जिसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होती है, बस यही यदि कोई एबिलिटी यूजर हो तो वहाँ पर आकर मिले। तो वह काफ़ी शॉक्ड होता है, थोड़ा क्यूरियस भी होता है आखिर किस तरह की ये एबिलिटी यूजर को बुलाया जा रहा है, और पहुंच जाता है चर्च में उसी क्वेस्ट को लेकर, जहाँ पर वह देखता है उस चर्च में मिली नहीं होती है, बिकॉज इसी चर्च में मिली भी रहती है। इधर वह आ जाती है, एक लेडीज़ का नाम ट्राया होता है, और वह पूछती है क्या तुम यहाँ क्वेस्ट लेने आए हो, तो वह कहता है मिली से बात करना चाहता है। तो उसे पूछती है आखिर उसकी एबिलिटी यूजर क्या है, तो वह कहता है आखिर मिली से पहले बात करना चाहेगा, और इस क्वेस्ट के बारे में हम तभी बात करेंगे जब तुम मिली को यहाँ पर लेकर आओगी। वह कहती है ठीक है। वह मिली को लेने के वहाँ से चली आती है, बिकॉज उसे क्वेस्ट के लिए अब तक उसने एबिलिटी भी नहीं बचाई होती हैं, ना उसने रीजन बताया होता आखिर वह इस क्वेस्ट को क्या एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए वह आकर बैठ जाती है एक जगह पर मिली का इंतजार करने लगता है, बिकॉज उसी ने तो उसे बताया था उस फॉक्स को सेव करने के लिए जो अभी बचा कर लाया है। मिली वहाँ पर आ जाती है ट्राया के साथ में, और वह काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है सिन को देखकर, और उसे हग कर लेती है, और वह कहता है थैंक्स तुमने उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ट्राया कहती है चलो तो ये तो कम से कम ठीक है कि तुम एक अच्छे बंदी हो ना कि बुरे, बिकॉज मिली किसी के साथ में इस तरह से फैमिली होना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, खास तौर से अनजान लोगों के साथ में। अब तुम बताओगे। और फिर ट्राया से कहता है क्या मैं थोड़ी देर उससे बात कर सकता हूँ, तो कहती है ऑफकोर्स। फिर वह पूछने लगता है कि यही फॉक्स है जिसको तुमने सेव करने के लिए कहा था। वह कहती यस ये वही है। उसके सिर को देखने के बाद उसे पहचान लेती है। वह कहता है तो ठीक है ना, अभी तो इसको मैंने सेव भी कर लिया। अबे थैंक्स कहती है उसको, इसको सेव करने के लिए उसे पता था वैसा कर लेगी। और तो फॉक्स उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसे इन्फॉर्मेशन दी जिससे कि सिन ने उसको बचाया, उसकी थैंक यू सो मच। तो वह भी उसकी थैंक्स को एक्सेप्ट करती है। फिर वह पूछती है अब तुम बताओ तुम्हारी रिक्वेस्ट कैसी है, तो पूछना चाहती है उसके स्किल यूजर्स को वह ढूंढ रही है, क्या तुम्हारे पास में कोई स्किल है, तुम पहले बताने चाहिए कि तुम किस तरह की स्किल को यूज कर सकते हो। वह सोचने लगता है इस वर्ल्ड में सारे लोग हैं वह किसी न किसी की तरह की स्किल यूज करते हैं, जो स्किल नहीं यूज कर पाते वह नॉर्मल लोगों की गिनती में आते हैं। और ट्राई बताती है हमें यहाँ पर कुछ स्किल यूजर की ज़रूरत है, तुम आगे किस तरह की स्किल की यूज कर सकते हो। तो वह कहने लगता है आपको कैसी चाहिए स्किल, हीलिंग स्किल्स या फिर किसी और तरह की। तो वह कहने लगते हमें चाहिए प्यूरिफिकेशन, एक ऐसा बंदा जो कि प्यूरिफिकेशन इसके लिए यहाँ पर के जो नन्स हैं उनको सिखा सके। वह कहने लगता है क्या प्यूरिफिकेशन, आखिर इसके लिए तो काफ़ी टफ बात होने वाली, लेकिन वह जानता है। वह कहती कि आखिर मतलब क्या तुम्हारे कहने का कि तुम प्यूरिफिकेशन स्किल जानते हो। तो वह कहता है ऑफकोर्स वह जानता है, सिखा भी सकता है, लेकिन ये बात भी बाद में रही, पहले मुझे इसके बदले में कुछ और चाहिए। उस पर ही डिपेंड करता है कि आखिर आप इसको सीखना चाहती हैं या फिर सीख सकती हैं नहीं। वह कहती है ठीक है, कितना पैसा चाहिए, गोल्ड कॉइन्स वगैरह क्या चाहिए, सब कुछ दे सकती है। वह कहता नहीं, उसे गोल्ड कॉइन्स वगैरह नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए।
तो वो सोचने लगती है आखिर उसे क्या ही चाहिए होगा। तो रोकते हुए कहता है रुको, मुझे कुछ और नहीं बल्कि मिली के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आखिर वह किस तरह की स्किल यूजर है, आखिर वह यहाँ पर क्या चल रहा है और इस चर्च में क्या चल रहा है, इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। ऑफकोर्स इस वर्ल्ड में नया आया है तो इस वर्ल्ड के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वह और जानकारी लेना चाहता है जो उसके आगे फ्यूचर में काफ़ी काम आएगी। तो थोड़ी शॉक्ड होती है उसको सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो मिली कहती है इट्स ओके, सिन काफ़ी ठीक है। वह भरोसा करती है कि आखिर सिन कह रही है तो, और वह उसको बताना स्टार्ट करती है और कहती है, लेकिन उसको केवल ये छोड़कर सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी कि यहाँ पर कौन आता है, कौन जाता है, कितने टाइम क्या हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। वह कहता है ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है। वह इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। वह बताते हैं सारी इन्फॉर्मेशन और वह मिली के बारे में बताते। मिली उसकी जो कुछ स्किल्स हैं उनमें से वह एक फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, यानी फ्यूचर के बारे में थोड़ा जान सकती है। और हाँ, अब तक उसका जो भी फ्यूचर प्रेडिक्ट किया गया है वह कभी फेल्ड नहीं हुआ है, जो उसने बताया वही हुआ है। और लेकिन अभी उसकी जो ग्रैंड फादर थे वो प्रिस्ट थे, और थोड़ी ऐसी ही कुछ अजीब बातें हैं या फिर गॉडली बातें हैं, जिस वजह से उसको कुछ ऐसी स्किल्स मिल गई हैं। इसीलिए उसकी स्किल को हमने सीक्रेट रखा है, यदि किसी और को पता चल गया उसके बारे में तो शायद मिली के लिए खतरा भी हो सकता है। कुछ लोग उसको ट्राई कर सकते हैं किडनैप करने की या फिर उसकी लाइफ लेने वगैरह की भी। और ये एक स्किल ऐसी स्किल है जिसको कोई सीख भी नहीं सकता है। वह काफ़ी यदि लोनली होता है इसलिए बाहर आकर बैठ जाता है। सारे बच्चे होते हैं वो उस फॉक्स को देख रहे होते हैं और अभी वे स्किल सिखाने के लिए मान गया होता है, लेकिन वे फॉक्स को देखकर वे उन लोगों को इग्नोर मार देते हैं। लेकिन सिन को तो कोई भी बात ही नहीं कर सकता है। वह उसे बुलाती है और फॉक्स उसके पास आ जाती है, मिली के पास। तो बच्चे शॉक्ड होते हैं और काफ़ी जेलस भी, लेकिन सिन बात करने की ट्राई करता है तो वहाँ से वे भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि थोड़ी ज़्यादा एज का होता है। वो उससे पूछता है क्या तुम ही हो जिसने कि फैसला किया है हमारे यहाँ की चर्च को प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने के लिए। वह कहता हाँ, लेकिन क्या तुम बताओगे इस चर्च के बारे में, आखिर ऐसे क्यों है। तो वह कहने लगता है हाँ। वह बताना सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करता है कि यहाँ पर जिसको तुम सिखाने वाले हो वह जो हमारी अभी प्रिस्ट हैं उनकी डॉटर है, और जो कि एक कैंडिडेट के तौर पर मान सकते हैं चर्च का न्यू जो प्रिस्ट कौन बनने वाला है। यहाँ पर दो लोग हैं जो कि कैंडिडेट बनना चाहते हैं। पहला है जो कि एक बंदा जिसको हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए वह पूरे ऑर्फेन को तबाह करके यहाँ पर अपना घर बनाना चाहता है, जो कि पैसों के लिए ही पागल है। और दूसरी जो हमारी प्रिस्ट है उनकी जो डॉटर है और फिर वही कैंडिडेट के तौर पर मानी जाती है, और यदि वह प्यूरिफिकेशन मैजिक जानती है तो उसको वहाँ पर कैंडिडेट बना दिया जाएगा, इसीलिए उसको प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने के लिए कहा गया है। वह पूछता है मिली से भी और पहुंच जाता है उसी गर्ल के पास में जिसका नाम रेस होता है और उससे बात करता है। वह कहते क्या तुम ही प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने वाली हो। वह कहता है हाँ, लेकिन ये डिपेंड तुम पर करता है कि तुम किस तरह सीखने वाली हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही नॉर्मल लग रही होती है। वह कहता है यदि तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगी उतनी ज़्यादा अच्छी चांसेस हैं और तुम सीख सकती हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसे एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारे घोस्ट पाए जाते हों। तो वह कहने लगती है हाँ, ये जंगल की तरफ एक तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक काफ़ी हाई लेवल ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट मिलते हैं। लेकिन तो अचानक से वहाँ बिल आता है और कहता है कि तुम ही बंदे हो ना, लेकिन तुमने आखिर प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने का टास्क क्यों लिया है। वह कहने लगता है बस ऐसे ही, बस मिली की वजह से यहाँ पर आया नॉर्मली। तो बिल कहता है आखिर क्या, तो मतलब क्या है, तो प्यूरिफिकेशन मैजिक इसीलिए बस सिखा रहे हो। कहता बिल्कुल, मैं बस प्रे करता हूँ कि लोगों के लिए भी और मिली के लिए, मिली जैसे कि कहा था उसी वजह से। वह कहने लगता है मिली की स्किल के बारे में किसी के सामने बाहर भी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुमको जान से मार दूँ, एक उसे धमकी देने लगता है। वह कहने लगता है इन स्किल्स के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वो खतरनाक है। लेकिन वैसे तुम प्यूरिफिकेशन मैजिक कैसे सिखा सकते तुम जानते हो। तो बताता प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने के लिए उसे एक होली स्टोन की जरूरत होगी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर मिल नहीं पाता है, और कुछ अंडाइट्स यानी 200 अंडाइट यानी 200 गोस्ट को उसे मारना होगा जो प्यूरिफिकेशन मैजिक सीखना चाहता है, जिसमें करीब हर एक 150 लेवल का होना चाहिए। हाँ, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी उसे बीक कर सकता है, उसके बाद उसे मारना ही है, उसे एंड में उसको मारना चाहिए। वह कहने लगता है क्या आखिर तुम मजाक कर रहे हो, या फिर इस तरह से 150 लेवल का कोई मजाक नहीं है किसी मॉन्स्टर को मारना। लेकिन सीन के लिए तो एक बच्चों का खेल होता है 150 लेवल का मारना, और वे कहना नहीं चाहता ये बात कि वे सब कर सकता है। वह कहता बस यही है, और वह कहता रात में हम लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। रात हो गई होती है और शाम टाइम सारे लोग आराम कर रहे होते हैं, लेकिन सिन जा रहा होता है रात में कुछ खाने की तलाश में, जहाँ पर कि वह देखता है बिल सामने इंतजार कर रहा होता है, जो कि उसको लेकर चला आता है एक जगह पर जहाँ पर वे लोग साथ में खाना वगैरह खा सकते हैं। जहाँ पर वह बात करने लगता है कि कुछ लोगों के बारे में उसने सुना है चर्च में होते हैं, वह चूजन वन होते हैं जो कि रेनकार्नेट होते हैं। रेनकार्नेट के बारे में सुना है, जिसके पहले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है, पहले की नॉलेज भी होती है और काफ़ी पावरफुल होते हैं, जिसके बारे में उसे सिन को अभी सेम लग रहा है। अचानक से सिन को एक मैसेज आता है जिसमें कि टियारा ने बताया होता है कि रे ने अभी उसके साथ कॉन्टैक्ट किया था और वह
कह रही थी कि जल्द ही वह सिन से भी मिलने के लिए आ रही है। तभी अचानक से वह देखता है जहाँ पे नोट विशन में एक कार्ड होता है, वह इनविटेशन, जिसके बिल के पास में सेम होता है, इसीलिए वे दोनों और भी थोड़े करीब आ जाते हैं। वे लोग जंगल में आ गए होते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर का सामना कर सकें, घोस्टली ऑरा वाले मॉन्स्टर के साथ में। जिन मॉन्स्टर से सामना होता है उन सभी को एक बैरियर द्वारा भी पकड़ लेता है और कहता है रस्से, यानी रस्से के उसे अटैक करने के लिए प्यूरिफिकेशन मैजिक द्वारा, यानी हील मैजिक द्वारा, जिससे कि वो उसको खत्म कर सके। हील मैजिक से खत्म कर देती है और आगे चल के वह भी अटैक कर रहा होता है, विल भी, और सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। दोनों लोग इस तरह से बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं और जिन सभी को फिनिश करती है रेस ही। एक जगह पहुंच जाते हैं, एक बैरियर बना होता है उन सभी रोकने के लिए, लेकिन वह अपना आईडी कार्ड निकालता है जो कि एडवेंचर गुइल्ड से मिला होता है, जिससे अंदर एंटर कर जाते हैं। ये एक हाईली डेंजरस एरिया होता है जिसको कवर कर रखा होता है, नॉर्मल पीपल इसके अंदर ना चले जाएं गलती से भी। बहुत सारे मॉन्स्टर का सामना हो रहा होता है जिनको सिन केवल आधा ही मार रहा होता है, उनको सबको रेस से फिनिश करवा रहा होता है उसकी हील मैजिक द्वारा, और कहता है जैसे जैसे मारता जाएगी उसके 150 लेवल भी हो जाएगा। इधर वहाँ पर आ जाता है एक मॉन्स्टर को लेकर बिल भी, जो कि काफ़ी डरावना और भयानक होता है, जिसे देखकर बहुत डर जाती है। इधर प्रिंसेस का सीन दिखाया था, हाँ ये प्रिंसेस है, प्रिंसेस का सीन दिखाया था जो कि एक बड़ी से मॉन्स्टर का सामना कर रही होती है उसी लॉन्ग स्वार्ड से, जो कि पहले सिन की थी। इधर वह कहती है इन सारे मॉन्स्टर को मारना इस स्वार्ड के बिना तो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन तभी दिखाया था काफ़ी सारे और भी सोल्जर्स होते हैं जो कि एक और मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई होते हैं उसको मारने के लिए भी। और तभी वहाँ पर रेबी पहुँच जाती है जो कि एक अटैक करती है और उस मॉन्स्टर के साथ में, और उसके अटैक को ब्लॉक करके काफ़ी सारे अटैक से उसको खत्म कर देती है। जिसके बाद सारे लोग उसे देखते हैं, उस गर्ल को जिसके वाइट हेयर्स होते हैं और वे एक एल्फ होती है, और पहचानते हैं ये तो लेजेंडरी वही रे है, और वह देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी होते हैं देखकर। वह तभी अपना हील मैजिक यूज करती है, वाइट हील मैजिक, जैसे एक बार में हील कर देती है। उनका लीडर घुटनों पर आकर कहता है थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। वह कहती है उसने उसे इसलिए मार दिया बिकॉज तुम लोगों ने पहले उसे बीक कर दिया था। वह वहाँ से निकल जाती है और भी मॉन्स्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और सोच रही होती है पता नहीं अब वह थोड़ा कितना और टाइम लगने वाला है जब वह मास्टर से मिल पाएगी। इधर वह स्पीड से जा रही होती है इस बारे में सोचती हुई, लेकिन सीन चेंज होकर दिखाया जाता है सिन का, जिसके सामने एक मॉन्स्टर होता है और जिसका सामना बिल कर रहा होता है, जो कि अपनी स्पीयर का अटैक करता है और इतने बड़े मॉन्स्टर को ढेर कर देता है। और वह कहता है रेस से उस पर अटैक करने के लिए। प्यूरिफिकेशन मैजिक से उसका जो कोर टूटा हुआ होता है उसको वह डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वह एकदम लेवल अप होती है, काफ़ी गोल्डन करके लाइट चमकती है। वे लोग शॉक होती हैं तो सिन बताता ये एक कह सकते हैं सिग्नल है जिससे कि तुम एक न्यू स्किल को सीख सकती हो, यानी प्यूरिफिकेशन की बात चल रही है। बिल कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि हाँ वह न्यू स्किल सीख सकती है। सिन भी इस बात से काफ़ी खुश होता है। उनकी अच्छी चिटचैट चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस होता है, या फिर कह सकते हैं उसकी फॉक्स को महसूस होता है। फिर इस तरफ वे देखने लगते हैं, जो कि देखकर ये शॉक रह जाते हैं। आसमान में कुछ ब्लैक कलर का ऑरा होता है, घोस्टली ऑरा, जो कि एक जगह इकट्ठा होता जा रहा होता है। एक बॉल टाइप बनती जा रही होती है, जो कि काफ़ी पावरफुल ऐसे देखकर लग रही होती है। वे लोग शॉक हो जाते हैं आखिर ये किस तरह की पावर इकट्ठी हो रही है, जो कि सारे मॉन्स्टर्स हैं बीस्ट हैं उनकी गोस्ट पावर इकट्ठी हो रही है। अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि स्केलेटन का तरह ही लग रहा होता है। सिन उसे देखकर कहता है ये तो स्कल फेस से भी काफ़ी पावरफुल है, 804 इसका लेवल है। वह मॉन्स्टर स्पीड से जंप करता है और एक पंच मारता है ऊपर जो बैरियर बना होता है। एक पंच और इतना बड़ा बैरियर खत्म हो जाता है। रेस कहती है ख़त्म, सब कुछ खत्म हो गया, अब यहाँ से हमें सर्वाइव करने का तो कोई चांस ही नहीं है। बिल कहता है सच में काफ़ी पावरफुल, हमें जल्द से रिट्रीट करना होगा। उस मॉन्स्टर के एक दहाड़ के साथ में वहाँ पर काफ़ी सारे स्केल मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। बिल कहता है चलो हमें जाना होगा, लेकिन सिन कहता है नहीं तुम लोग यहाँ से जाओ, वो उस मॉन्स्टर का सामना करने वाला है। वह कहता है लेकिन वो उसको अकेले नहीं छोड़ सकते, उसे चलना चाहिए। तो अपने ऊपर जो सील लगी होती है जिसकी वजह से उसने अपनी पावर छुपा रखी थी वह हटा देता है, जिसकी वजह से उसका लेवल इतना हाई हो जाता है, उसकी पावर इतनी ओवर पावर हो जाती है कि बिल देखकर डर जाता है। वह कहता है ये बंदा सच में बहुत खतरनाक है। वह उसे कहता है तुमको मैं रास्ता देता हूँ, तुम यहाँ से रेस को लेकर चले जाओ और यहाँ से यूसी को भी ले जाओ। लेकिन वह फॉक्स तो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होती, इतनी ज़्यादा अच्छे से ग्रिप कर लेती है। तो समझ सकता है उसकी इमोशन को और कहता है ठीक है उसको उसके साथ ही रहने दो। ये कहकर अपनी एक थंडर से यूज करता है अटैक, जिससे एक बहुत बड़ा रास्ता क्रिएट कर देता है जिससे वो लोग आसानी से चले जाएंगे। वह कहता है ठीक है अब तो हम इसके साथ में फाइट करने वाले हैं। सारी स्केलेटन मॉन्स्टर सामने से और भी आने लगती हैं, तो फिर से एक और बार अटैक करता है अपनी थंडर से और सारे आसपास के मॉन्स्टर को फिर से खत्म कर देता है। लेकिन ये मॉन्स्टर रॉर करके फिर से बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर्स को बुला लेता है, तो अपनी स्वार्ड से एक रेड कलर की बीम से अटैक करता है जो कि फिर से थंडर की होती है। लेकिन इस अटैक से बहुत सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं, लेकिन रे को भी दूर से अटैक दिख रहा होता है, इतना पावरफुल होता है। वह कहता है इससे तो उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया। अपने मिनी मैप पर देखता है, लेकिन पूरी एरिया को रेड डॉट से इतना ज़्यादा भरा होता है कि
मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर भरे होते हैं। और तभी वह सोचने लगता है आखिर अभी राई है उसके साथ में होती तो शायद उन सभी मॉन्स्टर को आसानी दोनों मिलकर ख़त्म कर देती। लेकिन मैप में देखता है कि एक ब्लू कलर का डॉट उसकी तरफ आ रहा है जो कि बहुत सारी मॉन्स्टर को भी रास्ते साफ करता जा रहा है। इधर वह उसी डॉट की तरफ वहाँ से भागते हुए चला जाता है उस स्केल मैन को वहीं पर छोड़कर। वह सामने जाकर देखता है पूरी जगह होती है केवल फ्लोर से भरी होती है और जहाँ पर केवल राई ही खड़ी होती है, जिसे देखकर वह काफ़ी अधिक शॉक्ड होता है। लेकिन अचानक से पीछे देखता है तो बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। उसके साथ जो यूसी होती है वह चारों तरफ एक बैरिकेड कर देती है जिससे उसको कुछ पर्सनल टाइम मिल सके। अचानक से राई आकर उसको हक कर लेती है और टाइटली हक कर लेती है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है, उससे बात करने की ट्राई करता है लेकिन वह कुछ भी नहीं कह रही होती है। वह उससे बात करने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन वह और ज़्यादा उसे टाइटली हक करती जा रही होती है और कहती है वह सच में उसको काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी मास्टर, यानी सीने उसका मास्टर होता है। वह समझ जाता है कि वह क्या सुनना चाहती है, इसीलिए वह कहता है मैं घर वापस आ गया। वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है और रोने लगी। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है सिन से मिलने के बाद। लेकिन अचानक से ही जो उसकी फॉक्स होती है उसकी सारी एनर्जी अब खत्म हो चुकी होती है, बैरियर खत्म हो जाता है। तो वह कहता है क्यों ना हमें पहले अपनी बातें छोड़कर उस मॉन्स्टर का सामना करने जाए, फिर उसे खत्म करना चाहिए। राई होती है कहती हाँ ये काफ़ी अच्छा। ये कहकर दोनों लोग अपने हाथों को ऊपर करते हैं और एक मैजिक सर्कल बनाने लगते हैं, फिर एक मैजिक स्पेल और जिस स्केल का नाम होता है सेंचुरी, जो कि ऊपर एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बना लेती है कि काफ़ी पावरफुल होता है। उससे प्यूरिफिकेशन एक लाइट निकल रही होती है। सारे मॉन्स्टर आसपास के मरने लगे होते हैं और जो फॉक्स होती है उसकी सारी एनर्जी एग्जिस्टेड हुई थी वह पूरी तरह से वापस आ जाती है। मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया होता है उस अटैक की वजह से। तभी अपनी जो लेजेंडरी स्वार्ड होता है उस लेजेंडरी स्वार्ड से उस मॉन्स्टर के बाद 2 टुकड़े कर देता है और उसके कोर को भी क्रश कर देता है। मॉन्स्टर भी मर जाता है लेकिन मरते टाइम लास्ट टाइम एक बात कहता है वह अपनी पावर देना चाहता है। इधर वह सुनकर बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है और वह उसके कोर होता है उसको ले लेता है। उसके मन के गायब होने के बाद जो आया होता है वह रे से कहता है चलो हमें अभी चलना चाहिए ना। और अभी रात भी काफ़ी बची होती है इसीलिए वे एक जगह आकर बैठ जाती हैं जो कि डंजन से होता है, यानी खंडर पड़ा होता है, जहाँ पर कि वह पहुँचती है उससे जब उस पर लास्ट वॉरियर से या फिर फाइनल बॉस से फाइट करने गया था। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता है बिकॉज सारे जो भी मास्टर थे और उनकी जो मेट्स थी सारी गायब होने लगी थी, इसीलिए वह सोच रही थी। लेकिन अचानक से वह गायब नहीं हुई। उन सबके साथ में तो उसे लगा कि सिन है यानी उसका मास्टर है वह अभी यहाँ पर जीवित है और इसीलिए वह पूरे वर्ल्ड में अपने मास्टर के लिए ढूंढने लगी और उसे पता था एक दिन वह उसे जरूर मिलेगी और वह काफ़ी चिंतित थी उसे मिलने के लिए। वह कहने लगता है इस तरह से मास्टर तो मुझे मत बुलाओ बिकॉज एक तुम लीजेंडरी इतनी पावरफुल हो और सभी लोग तुमको मुझे मास्टर एक नॉर्मल बंदे को मास्टर बुलाते देखकर काफ़ी शक करेंगे। वह कहती है ठीक है। वह कहता है उसे सीधे नाम से बुलाओ तो जैसी कहती है काफ़ी ब्लश कर रही होती है और कहती है सेन। तो वह काफ़ी ज़्यादा खुद ही शॉक्ड होता है और खुद ब्लश करने लगता है। वह कहता अभी क्या ही करे। बाकी फिर ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। तो पूछने लगती है कि अब मास्टर आप अपने घर जाना चाहते हैं। तो वह कुछ नहीं कहता लेकिन वह अपने आप को संभालती है और कहती है वह इसको भी एक्सेप्ट करेगी मास्टर यदि आप जाना चाहते हैं उसको बताए फेथ क्या है यानी आगे क्या भाग होने वाला है। वह कहता है कि वो पुराने वर्ल्ड के बारे में गेम के बारे में तुम्हें सब कुछ याद है। वह कहती हाँ A to Z उसे सब कुछ याद है। सारे वहाँ के NPC और सारे प्लेयर्स थे जो गायब हो रहे थे, सारी मेट्स गायब हो रही थी। वहाँ जो NPC खुद बचे थे वे लोग खुद को अपने आप ही चल नहीं पा रहे थे या फिर कहते थे अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे। इसलिए उसने एक घर बनाया, डेवलप किया और उसके बाद में वह आपको ढूंढने लगी। वह अभी दिन में निकल आया होता है तो वह देखती है जो फॉक्स होती है अभी सो रही होती है, उनके वापस जाने का टाइम आ गया होता है घर। तो वह कहने लगती है उसके बारे में फॉक्स को देखकर कि जो सच में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फॉक्स है लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि एक एलिमेंटल फॉक्स है। वह उसके टेल्स देखकर ये आसानी से कह सकती है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। वह खुद उसकी टेल पहली बार देख रहा होता है और कहता क्या उसने तो कभी गौर नहीं दिया कि इसके 3 टेल्स हैं, इसीलिए काफ़ी शॉक्ड होता है। लेकिन वह कहती है गुड मॉर्निंग मास्टर। ये बात सुनकर तो वह और शॉक्ड होता है क्या ये बोल भी सकती है। लेकिन वह फॉक्स कहती है कि मास्टर वह हमेशा टेलीपैथी से बात करते हैं ऐसे लोग और ना सुन सकें और वैसे भी जो मॉन्स्टर मरा है उसकी जैसे उसका माइंड काफ़ी क्लियर हो चुका है और इसीलिए अब वह आसानी से इसमें अपनी जो टेल्स हैं 3 हो गई और उसकी जो बोलने की क्षमता और पावर बढ़ चुकी है। वह कहती है लेकिन ये 3 टेल्स तो प्रॉब्लम हो सकती हैं लोगों को देखने के बाद, तो वो उन सभी को मिलाकर एक टेल बना देती है। तो देखकर वह भी काफ़ी नॉर्मल कहता है लेकिन राय को ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है तो उसको दे देता है जिससे वह खिलने लगती है या फिर हक कर लेती है। इधर वे लोग कहते हैं चलो हमारे अभी वापस जाने का टाइम आ गया है। तो वह कहता है ऑफ कोर्स। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर दिखाया जाता है बिल का जो कि पूरी रात केवल दौड़ रहा होता है रेस के लिए लेकर। वह सोच रही होती है और कहती भी है क्या सिन के बारे में, क्या वह जीवित होगा। उसके बाद उसे काफ़ी चिंता हो रही है तो वह कहता है वह बिल्कुल ठीक होगा। अचानक से उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है लेकिन वह पीछे को अटैक करने को तैयार होता है और अचानक से उसके सामने आ जाता है सिन और रेई, जिसे देखकर वह काफ़ी अधिक पैनिक हो जाता है कि उसका शायद जान निकल जाएगी और काफ़ी गुस्से में होता है। इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस का जो एक जगह आई होती है जहाँ फाइट हुई थी सिन के साथ में उस मॉन्स्टर की, जहाँ पर एक बहुत बड़ी पूरी ज़मीन में दरार पड़ गई होती है और एक मैजिक सर्कल जो उन्होंने देखा था वह कहती हैं दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ही
भी एक दूसरे मिलू ही लग रही हैं। जिस मैजिक सर्कल ने काफ़ी सारे मॉन्स्टर को भी मार दिया था, वह बंदा एक स्वॉर्ड उठाता है जिसको पहले सिन ने यूज की थी, जो कि एक लेजेंडरी वेपन थी। वह काफ़ी शॉक्ड होता है उस वेपन को देखकर और पीछे एक सिंबल बना होता है। वह कहता है ये सिंबल मतलब एक लेजेंडरी वेपन है जिसको केवल पूरे वर्ल्ड में एक ही ब्लैक स्मिथ है जो कि क्राफ्ट कर सकता है। अभी ये काफ़ी डैमेज हो गई है, लेकिन फिर भी इस कार्ड को बिना किसी मैजिक के केवल ऐसे यूज करने पर भी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ग्राउंड को भी वह कट कर सकती है बीच से। प्रिंसेस पूछते ब्लैक स्मिथ के बारे में तो बताता है। वह जो ब्लैक स्मिथ था वह एक हाई ह्यूमन था जिसका नाम मतलब जिसको ब्लैक स्वार्ड मतलब ब्लैक स्वार्ड मैन के नाम से जाना जाता था और जो कि मोस्ट पावरफुल था। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला और तब तक इस नेक्स्ट एनिमे को एंजॉय करते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू एनिमे जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है एक स्लाइम की तरह इनकार्नेट हो जाता है। और इधर सीरीज को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जापान में एक लड़का सातोरू नाम का होता है। 30 साल एज होने के बाद भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ से वह काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। इधर उसका फ्रेंड मिलता है तोमोरू और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में, लेकिन तभी अचानक से एक हुड पहने हुए बंदा जो कि तोमोरू के ऊपर अटैक करने की जाने लगता है। तो सातोरू उसको देख लेता है और उसके ऊपर अटैक करने से बचाने के लिए खुद पर ही अटैक हिट हो जाता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। बहुत सारी ब्लीडिंग होने लगती है। वह सोचने लगता है सच में वह इस तरह से क्या मरने वाला है। उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि उसको काफ़ी अधिक कोल्ड बॉडी होती जा रही है और हीट के रेजिस्टेंस की उसकी पावर्स मिलती जा रही हैं, यानी एक्सेस मिल रहा है और उसको ग्रेट सेज और इंटरेट की पावर्स मिल रही हैं। वह सोचने लगता है कि सच में वह इस तरह से वर्जिन ही बनने वाला है। मैं नेक्स्ट लाइफ में एक वुमनाइजर की तरह ही जीना चाहता है। वह अपनी फ्रेंड से कहता है उसके फ्रेंड को परेशान देखकर कि वह अपनी लाइफ को अपने गर्लफ्रेंड के साथ में जिए, उसकी ज़्यादा चिंता ना करे। इधर एक वॉइस सुनाई देती है कि वह एक दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया गया है। इधर उसको महसूस तो हो रहा होता है कि हाँ, और उसकी पास्ट की मेमोरीज भी याद होती है कि हाँ सच में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अपने हाथ पैर को महसूस नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन वह अपनी बॉडी को महसूस कर पा रहा होता है। लेकिन अचानक से दिखाया जाता है जो कि एक स्लाइम के रूप में होता है और जिस पेट पर वह होता है उसको ही वह खा लेता है। वह सोचने लगता है सच में वह एक ऐसे मतलब क्रीचर के रूप में रीइनकार्नेट हुआ है जो कि गेम्स में सबसे ज़्यादा लो लेवल दिखाया जाता है, यानी एक स्लाइम जिसको ज़्यादा मतलब सोने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस इधर उधर टहलता रहता है और खाते रहता है। पेड़ पौधों के लिए सबसे कमज़ोर होता है, लेकिन क्या ही करें, अब जिस लाइफ में है उसको जीने तो पड़ेगी। जहाँ पर वे काफ़ी सारे पौधे देखता है और देखता है कि जो पौधे हैं उनको वह एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें पता चलता है उसके पास में एक एंट्री नाम की एक स्किल है जिसकी जैसे वह उन सभी पौधों को एब्जॉर्ब कर सकता है। जो पौधे की जानकारी निकालता है तो वह मैजिकल पौधे होते हैं जिनके पास में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एबिलिटीज़ होती हैं, इसीलिए वो उन सभी को खाना स्टार्ट करता है और कुछ हीलिंग पोशन बनाने लगता है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि सच में उसकी रीजनरेशन की स्किल भी काफ़ी अच्छी है और अचानक से वह एकदम नीचे की तरफ केव में गिरता चला जाता है, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं होता है। वह सोचता है उसकी जो रीजनरेशन की स्किल है उसकी जैसे आसानी से हील हो जाता है। और तभी सातोरू को एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर वह आ गया होता है। तब उसे एक और वॉइस आती है जो कि उसकी साइड से और बात कहती है आवाज़ के पास जल्दी पहुँच जाएगा। वह सोचने लगता है चलो चलते हैं, वैसे भी कौन सा वह डरने वाला आखिर क्या हो सकता है, लेकिन सामने देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा कुछ बड़ा दिख रहा होता है जो कि 300 ईयर से यहाँ पर कैद होता है। वह उसको देखता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन सातोरू तो उसे देखकर काफ़ी अधिक डर जाता है कि ये इतना बड़ा क्या है। वह कहने लगता है तुम सच में इस लाइफ में अभी आई हो ना, इस वर्ल्ड में काफ़ी सारे लोग हैं जो दूसरे वर्ल्ड से रीइनकार्नेट या फिर समन किए गए हैं, लेकिन तुम एक पहले बंदी हो जो कि उसने देख रहे हैं। इसीलिए वह उसको मैजिक सिखाता है और वह अपने बारे में बताया। उसका नाम बेल्डोरा होता है और वह अकेला ही इकलौता यहाँ पर असली ड्रैगन है और वह उसको एक मैजिक सिखाने लगता है कि आसपास की मैजिक को वह किस तरह से महसूस कर सकता है, उसको देख सकता है और यूज कर सकता है। वह टेक्निक उसको सिखाता है और बताता है कि उसकी तरह काफ़ी सारे और लोगों से भी मिल चुका है जो कि इस वर्ल्ड में आ चुके हैं। सातोरू होता है वो उसकी मैजिक को सीखने के बाद उसको देख लेता है जिसके वजह से डरने लगता है और जो ड्रैगन होता है वो बताने लगता है अपने पास्ट के बारे में। 300 साल पहले की बात थी, वह गलती से एक टाउन को डिस्ट्रॉय कर देता है जहाँ पर एक गर्ल थी जो कि हीरो थी, इस वर्ल्ड में आई हुई समन की हुई मैजिशियन द्वारा समन की गई थी। उस गर्ल की जो प्रिजन की स्किल थी उसकी वजह से उसने उसको प्रिजन में यहाँ पर कैद कर दिया। वहाँ पर उसके साथ एक लड़का भी था जो कि दूसरे वर्ल्ड से समन किया गया था। उन दोनों को ही मैजिशियन ने समन किया होता है, लेकिन पहली बार वह किसी को देख रहा है जो कि इस तरह से रीइनकार्नेटेड हुआ है और जो कि इस्लाम के तौर पर है। वो उससे बात करता है, सातोरू उससे बात करता है और कहता ओ तो
तुम क्या मेरे साथ में फ्रेंडशिप करोगे? लेकिन उसके पास अपना ही एक प्राइड होता है, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। तो सातोरू कहता है ठीक है, यदि तुम उससे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वह कहता है ठीक है और मान जाता है। तो वह कहता है ठीक है, अब तुम मेरे फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगा। ये कहकर वह मैजिक यूज करता है और आसानी से उसके बैरियर से उसको आज़ाद करा देता है ड्रैगन के लिए। बेल्डेरा ड्रैगन होता है, वह कहता है ठीक है, अभी तुम इस वर्ल्ड में न्यू आए हो, यहाँ पे जन्म लिया है, तो इसीलिए वह उसको एक नाम देने के लिए कहता है और उसका नाम रखता है रिमूरो टेम्पस और उसका नाम होता है बेल्डेरा टेम्पस। वह कहता है इस नाम से तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी रहोगे। जो नाम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। वह कहता है हम लोग अभी एक फैमिली की तरह ही हैं। लेकिन रिमोरू यानी कहें तो सातोरू को अपना रिमोरू नाम इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया होता है। वो लोग मैजिक यूज करते हैं। इधर सीन चेंज होता है उसी केव से थोड़ी दूरी पर, यानी काफ़ी थोड़ी दूरी पर एक जगह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दो लोग होते हैं, इनमें से एक बंदे का नाम बरियार्ड और दूसरे का फ्यूज होता है। जो फ्यूज होता है वह गुड लीडर होता है और दूसरा बंदा उसे बताता है कि जो केव में जो ड्रैगन था बरमाडो वह वहाँ से गायब हो चुका है, किसी को इसके बारे में खबर नहीं है। गोल्ड लीडर कहता है क्या सच में? तो तुम्हें क्या लगता है? तो उसे बताता मेरे ख्याल से पास का जो जंगल है वहाँ पर वह हो सकता है। यहाँ आसपास की जो कंट्री है ईस्टर्न साइड की, उस पर वह कॉन्कर करने की भी कोशिश कर सकता है। तो वह कहता है पास वाली कंट्री पर कांटेक्ट करने के लिए और क्या प्लानिंग कर रहे हैं वे लोग। अब इधर दिखाया जाता है रिमोरू का जो कि जा रहा होता है केव में और काफ़ी चीज़ें एब्जॉर्ब करके खुद की पावर बढ़ा रहा होता है। यहाँ पर वह स्विमिंग करना सीख चुका होता है और मॉन्स्टर को मारकर उनको एब्जॉर्ब करके पावरफुल होता जा रहा होता है, जिससे कि वह अपनी साउंड वेव से या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेशन की स्किल भी सीख चुका होता है। इधर गेट पर पहुंच जाता है। जैसे गेट खुलता है तो वहाँ से कुछ ह्यूमंस आते हैं। वह अपने आप को एक जगह छुपा लेता है केव में। जैसे भी ह्यूमंस अंदर की तरफ चले जाते हैं वह उस केव से बाहर निकल जाता है। वह बाहर की दुनिया देख रहा होता है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ही एन्जॉयबल होती है। वह काफ़ी खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारे गॉब्लिन्स आते हैं और पहचानते हैं कि सच में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल है, इसीलिए वो उसको साथ में ले जाते हैं। उनका जो लीडर होता है उससे रिक्वेस्ट करता है रिमोरू से कि वो उसकी हेल्प करे। जब से उनका लॉर्ड है यहाँ से गए हैं तब से उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। काफ़ी सारे आसपास के जो मॉन्स्टर्स है वे भी उस पर अटैक करने लगे हैं उनकी क्लैन पर। तो वो समझ जाता है उनका जो लॉर्ड है वह शायद बरमूडो ड्रैगन है जो कि अब केव छोड़कर जा चुका है, इसीलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा अभी खतरे में है। गॉब्लिन्स का लीडर होता है वह बताता है हमारे जो सबसे पावरफुल वॉरियर यहाँ पर कि यहाँ तक कि गुड लीडर का जो सन है वह भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका है उनकी फाइट के दौरान। तो रिमोरू सोचने लगता है कि सच में ये बरमूडो के ही लोग हैं। वह कहने लगता है यदि आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम रॉयल्टी की कसम खाते हैं। वह बरमूडो के लोग समझता है उन लोगों को, इसीलिए उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। सारे गॉब्लिन्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और जो जख्मी गॉब्लिन्स होती हैं उनके पास जाता है और अपनी हीलिंग पोशन जो उसने इकट्ठा किया था उसकी हेल्प से उन सभी को हील करना स्टार्ट करता है और सभी को हील करने लगता है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे जो बॉल्ब्स होती हैं वो उसके बॉल्फ लीडर के साथ में गॉब्लिन्स को ऊपर अटैक करने जाने लगते हैं, लेकिन उन्होंने एक बैरियर बना रखा होता है जिसकी वजह से वे लोग रोकना स्टार्ट करती हैं आर्चर द्वारा। और वहाँ पर कुछ और ट्रैप्स भी बिछा रखे होते हैं रिमोरू के अकॉर्डिंग ही, जिस वजह से काफ़ी सारे बॉल्ब होते हैं मारे जा रहे होते हैं और जो भी पास पहुँच पा रहे हैं उनको आर्चर नहीं छोड़ता है। उनका लीडर होता है बॉल्ब का सोचने लगता है कि स्लाइम है वो सच में काफ़ी वीक है इसलिए अटैक करता है, लेकिन वो एक ट्रैप में फंस जाता है और उसके ऊपर वाटर से अटैक करके वाटर स्लैश से स्लाइम होता है उसको मार देता है, रिमोरू को मार देता है। और तभी सभी लोग बॉल्ब से कहता है कि अभी के अभी भी लोग मरना चाहते हैं या फिर सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। तब वो उसकी लीडर की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉल्ब में बदल जाता है और उसकी बॉल्ब की किंग की पावर यूज करता है और कहता है बोलो सरेंडर करोगे या मारे जाओगे। सारी बॉल्ब्स होती हैं वह सरेंडर कर देते हैं, इसीलिए वह गॉब्लिन्स और बॉल्ब्स को एक साथ में ही रहने के लिए कहता है। वह कहता है तुम लोग एक साथ में रहो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करो और आसानी से कोई खतरा भी नहीं होगा। और जो लीडर होता है गॉब्लिन्स का वह काफ़ी शुक्रगुजार होता है कि सारे लोग यहाँ सुरक्षित हो चुके हैं। वह सोचता है यानी रिमोरू कि उन सभी का कोई नाम नहीं है, इसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसीलिए सबका नाम देता है और लीडर का नाम रिगार्ड और सन का नाम रिगर देता है, जिसकी वजह से वे लोग काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ तक कि बॉल्फ लीडर होता है और पूरा बॉल्फ क्लैन उनका भी एक एक नाम देता है और जो बॉल्फ लीडर होता है यानी बॉल्फ लीडर का जो सन होता है वह भी उसके सामने रॉयल्टी की कसम खाता है और उसको भी एक नाम देता है रेंगा। और वह सच में कोई भी उसके खिलाफ रिवेंज की भावना नहीं रखता, वह केवल लॉयल होता है रिमोरू के लिए। इधर वह काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा होता है और सोचता शायद मैजिक यूज करके ही वह नाम रखे हैं इसीलिए वह इतना वीक है। 3 दिन तक वह रेस्ट करता है और फुल्ली रिकवर हो जाता है। तो देखता है गुड लीडर की तो कहानी चेंज हो गई है, हुलिया ही पलट हो चुकी होती है, एकदम बॉडी बिल्डर पैक्स बना रखी होती हैं उसने। वह कहता है कि ये कैसे हुआ, तो बताता है जब कोई नाम देता है हमें तो हम लेवल अप हो जाते हैं। यहाँ तक कि बॉल्स भी लेवल अप हो चुकी होती हैं। जो गॉब्लिन्स होती हैं वह हाफ गॉब्लिन में बदल गई होती हैं और जो गॉब्लिन्स होती हैं गॉब्लिन होती हैं गर्ल जो कि गॉब्लिन्स में हो गई बदल गई होती हैं। वह जो बॉल्फ होती हैं
उनके सन होता है उसको बुलाकर उनके वॉल्फ क्लैन को एक नाम देता है, स्टार वॉल्फ क्लैन, जो कि सच में काफ़ी हैप्पी और उसको लॉयल होती हैं। वह सभी को बुलाता है और सभी से कहता है चलो हम कुछ रूल डिसाइड कर लेते हैं, तुम लोग आपस में फाइट नहीं करोगे, तुम लोग ही एक पैक को बनाते हैं जो कि खाना इकट्ठा करेंगे और दूसरे हैं जो कि आगे सुरक्षा देखेंगे, ह्यूमंस पर अटैक नहीं करेंगे, आसपास के जो मॉन्स्टर्स उन पर भी कोई अटैक नहीं करने वाला है, यानी बेमतलब में कोई फाइट नहीं करेगा। वे लोग सोचते हैं सच में ये काफ़ी यदि अच्छा, यदि मतलब रिवरू ने कहा इसीलिए, और जो उसको जो रिगार्ड होता है उसको वह लीडर बना देता है उस क्लैन का, यानी यहाँ पर गॉब्लिन्स का। और अब रिमोरू कहता है कि अब केवल बात रही तो घर किस तरह से बनाया जाएगा और क्लॉथ वगैरह के बारे में, कि घर बनाना आखिर तुम लोगों को कौन सिखाएगा। उनका लीडर जो से बनाया होता है बताता पास की कंट्री से क्यों ना हमें हेल्प लेनी चाहिए, जो कि हमें बता सकते हैं किस तरह से हम ये सब कर सकते हैं। वह कहता ठीक है और निकल जाते हैं वॉल्फ के साथ में कुछ गॉब्लिन्स और वॉल्फ्स एक साथ में। वे लोग एक नदी के किनारे पहुंच गई होती हैं जहाँ पर वह एक बंदे से बात कर रहा होता है और उसका नाम है गैलमोड होता है, और वह जो कि पहले एक डीमन लॉर्ड की आर्मी में सर्व कर चुका होता है। वह उससे बात करता है और तभी वह पूछता है पेंगा से क्या वह अभी भी उसके साथ में गिरज रखता है या फिर दुश्मनी रखता है रिवेंज लेने की उसके फादर मारने के लिए, लेकिन वह रॉयल्टी की कसम खाता है क्योंकि उसने उसको एक नाम भी दिया होता है। वे लोग पहुंच जाते हैं एक सिटी के पास में जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। वे लोग कहते हैं ठीक है तुम लोग यहीं पर रुको, और जो रिमोरो होता है वो गोपटा के साथ में अकेला वहाँ से निकल जाता है। वे लोग लाइन में लग जाते हैं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन तभी पीछे से कुछ बैंडिट्स आते हैं, उनको लूटने की ट्राई करते हैं वे वीक मॉन्स्टर होने की वजह से। लेकिन रिमोरो होता है वो उन पर ध्यान नहीं देना चाहता, ना फाइट करना चाहता है। उनसे कहता है यदि तुम वहीं से चले जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन वह उन पर भड़कने लगता है तो वह अपने एक बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनसे कहता है क्या तुम कुछ कह रहे थे, लेकिन तब गुस्से में थोड़ा रोर करता है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग होते हैं और भी डरने लगते हैं और घबरा कर इधर उधर ऐसे हो जाते हैं, जिससे सारे गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं इस तरह से तुम ज़्यादा ही दिक्कत खड़ी कर रहे हो, इसीलिए प्रिजन में डाल दिया जाता है गोपटा और रिमोरो के लिए। यहाँ जो प्रिजनर होता है यानी जिस काइडो होता है जो कि उनको प्रेजेंट में लाया था, अब उनसे बात करता है और उनको बताता है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया था, गलती से हो गया था खुद डिपेंड करने के लिए। वहाँ एक बंदा आता है और बताता है कि कुछ मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, लेकिन हमारे पास में हीलिंग के लिए कुछ भी नहीं है, काफ़ी लोग गायब हो गए हैं, घायल हो गए हैं। तो उन सभी को वह हीलिंग पोशन देता है एक कंटेनर भर के और कहता है ये तुम अभी ले जा सकते हो। वह ले जाता है और कहता है तुम लोग यहीं पर रुको। कुछ टाइम बाद शाम को वह आता है तो वह कहता है सच में तुम्हारा हीलिंग पोशन था गजब ही था, उसकी हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। उनको साथ में ले जाता है यानी रिमोरो को और मुझसे बात करता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से हीलिंग पोशन काम करता है तुम्हारा। वह उससे हेल्प मांगता है जो कि काम से वह आया था अपने घर डेवलपमेंट के लिए, तो वह अपने भाई गाइजन के मतलब काजन के पास ले जाता है और उससे कहता है कि ये रिमोरो है और उसको तुम्हारी हेल्प चाहिए। वह कहता नहीं, बेस्टा ने उसे कुछ एक टारगेट दिया स्वार बनाने के लिए, इसीलिए वह अभी उसके साथ नहीं जा सकता, माफ़ करना। तो वह कहता ठीक है और उसे कुछ याद आता उसने कुछ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था, इसी उनको बाहर निकाल के दिखाता है, जिस देखकर वह मान जाता है उसकी सर्विस के लिए, लेकिन कहता उसको एक स्वाड का ऑर्डर पूरा करना है। तो वह कहता ठीक है ऐसा है क्या। तो रिमोरो उसकी स्वाड देखता है और पूछता है आखिर किस तरह की स्वाड उसे डेवलपमेंट करनी है। तो वह उसको यानी काजन होता है उसको एक स्वाड दिखाता है जिसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और मटेरियल लेकर उस तरह की स्वाड काफ़ी सारी बनाना स्टार्ट करता है और उसके टारगेट को पूरा कर देता है। काजन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर वह कुछ वुमन मेट से मिलाता है जो कि सच में काफ़ी क्यूट गर्ल्स होती हैं और वह उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करती हैं, यानी वह एक स्लाइम होता है इसीलिए काफ़ी हैप्पीली उसको हक कर रही होती हैं। इधर गबूटा को तो पता ही नहीं होता और अभी भी प्रिजन में पड़ा होता है। सारी गर्ल्स होती हैं बात कर रही होती हैं रिमोरो के साथ में और एंजॉय कर रही होती हैं। जब उसे पता चलता है गर्ल के बारे में जो कि जैपनीज होती है, जिससे मिलने के लिए वह सोचता है। इधर बेस्टा जो कि वहाँ आ जाता है और काजन से कहता है कि आखिर उसने स्वाड का ऑर्डर दिया था, क्या वह ऑर्डर पूरा हो चुका है। लेकिन वह तो सोच रहा होता नहीं हो पाया होगा, लेकिन काजन कहता है ऑर्डर पहले ही पूरा हो चुका है। तभी वह देखता है कुछ गर्ल के साथ में रिमोरो बैठा होता है तो उसके ऊपर वह कुछ ड्रिंक डालते हुए कहता है सच में कितना वीक क्रीचर यहाँ पर है। लेकिन बेस्टा की मतलब बात सुनकर काफ़ी गुस्से में आता, काजन उसको एक पंच मार देता है और कहता है उसके गेस्ट को इस तरह से इंसल्ट वह नहीं कर सकता है। कहता है सच में, और लेकिन वह कहता है ठीक है अब मैं रॉयल्टी कसम खाता हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। लेकिन तभी अचानक से कुछ सोल्जर्स आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसके 3 ब्रदर्स को भी वहाँ डाल दिया जाता है जिसके साथ में रिमोरो भी होता है और माफ़ी मांगता है कि सच में मेरे जैसे हम लोग यहाँ फंस गए हैं, अब हम जल्दी जा भी नहीं सकते हैं। तो रिमोरो कहता कोई बात नहीं किया बेस्टा के बारे में बताएगा। तो वह कहता हाँ बेस्टा, वह सच में हम लोग साथ में हैं, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा उससे जेलस रहता है। वह बताता उसके बारे में कि वह काफ़ी ज़्यादा हायर पोजीशन पे था उससे यानी बेस्टा से, इसीलिए हम दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे। इसमें एक हादसा होने की वजह से
मैंने सब मुझे मतलब हायर पोजीशन पर होने की वजह से सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ी और इस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। वह उसके हायर मतलब काजन के हायर पोजीशन होने की वजह से। उसकी बात सुनकर रिमोरू कहता है मेरे ख्याल से बेस्टा जो है वे इतने ज़्यादा हार्ट से बेकार नहीं है, बुरा नहीं है, बस वह थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है। उसको इस कंट्री से बाहर जाने के बाद शायद वह ठीक हो सकता है। वह भी कहता हाँ बेस्टा दिल से इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। वे उस तरह से बात करते हैं और सारे लोग होते हैं वह भी रिमोरू के साथ में जाने के लिए तैयार होते हैं। इधर नेक्स्ट डे उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, यहाँ पर कि काजन से कहा जाता है उसने अटैक क्यों किया। जहाँ पर गैजल होता है जो कि उनके मुकदमे को सुनने वाला होता है। उनकी सुनवाई स्टार्ट हो जाती है जहाँ एक बंदा आता है और बताता है काजन को सेल्फ डिफेंस के लिए, जहाँ पर सारी मैटर को समझाया जाता है। सारे मैटर को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरह से किया हुआ है। जो गैजल होता है वह कहता है सच में ऐसा है क्या। तो वेस्टा भी बताता हाँ बिल्कुल उसने स्वाड का ऑर्डर दिया था, उसके बारे में बात करने के लिए गया था। लेकिन उधर काजन भी अपनी सारी बात एक्सप्लेन करता है। तो गैजल सारी बात को सोचते हुए कहता ठीक है तो अभी उनको सभी को जाने देगा। लेकिन वह कहता काजन से उसके साथ काम करने के लिए आगे चल के और, लेकिन वह कहता उसने किसी और के लिए रॉयल्टी की कसम खा ली है तो माफ़ करना। वह कहता ठीक है अभी कभी यहाँ से तुम लोग दफ़ा हो जाओ इस कंट्री से ही। वह तभी गैजल होता है बेस्टा से कहता है कि अब तुम्हारे वजह से सच में रिमोरू से कितने बड़े जो संबंध हैं ख़राब हो चुके हैं। वह कहता लॉर्ड आपका मतलब क्या है। तो वह उसको मैजिक पोशन दिखाता है जो कि हीलिंग पोशन था जो कि रिमोरू ने दिया होता है, जिसमें काफ़ी अधिक हाई हीलिंग इफेक्ट के साथ होता है। वह कहता है तुम्हारे जैसे इतना अच्छा बंदे से रिलेशन ख़राब हो गया इसलिए मैं तुमको यहाँ से निकाल देता हूँ, तुम्हारी नौकरी से भी तुम्हें पीछे छुड़ाता हूँ और अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और धन्यवाद जो कि तुमने अब तक सर्व किया रॉयल्टी के लिए। वह काफ़ी ज़्यादा सैड होता है इस चीज़ के लिए, लेकिन अब गैजल ने उसको फायर कर दिया होता है उसकी ही काम से। वह काफ़ी सैड वहाँ पर होता है और तभी एक बंदे को बुलाता है और असैसिन से कहता है कि वह रिमोरू पर नज़र रखिए, बिकॉज उसे शक है कि रिमोरू एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर भी हो सकता है। और फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है विलेज का सीन जहाँ पर जो गिल्ड लीडर होता है उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस टाइप में सच में कुछ भी अटैक करने के लिए अभी ट्राई नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पर सारे भी एडवेंचर्स होते हैं जो कि उस केव में गए थे जहाँ पर किरूरू मतलब वहाँ से निकला था। वैसे ही बताते हैं कि हम लोग गए थे उस केव में लेकिन हमको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था, यानी जो बेल्डर है जो ड्रैगन लॉर्ड मतलब ड्रैगन है वह वहाँ से स्केप कर चुका है, यानी गायब हो चुका है। इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है ठीक है तो फिर तुम जाकर आप पूरी जंगल में ही इसके बारे में सर्च करोगे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करोगे। वह काफ़ी गुस्से में होते हैं लेकिन इसके सामने सिजुका नाम की एक गर्ल आती है और वो उनसे कहती है उसे हेल्प चाहिए, मतलब उसके साथ आना चाहेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो लोग मान लेते हैं। इधर पेंगर होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है और एक लाइटिंग अटैक भी उसने सीख लिया होता है। इधर काजन होता है जो कि सभी लोगों को सिखा रहा होता है किस तरह से ब्लैकस्मिथ की जाती है, कपड़े बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं। इधर का लीडर होता है वह भी काफ़ी सारे ऑल मतलब गॉब्लिन को लेकर आया होता है और कहता भी हमारी जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है, दूसरे विलेज वाले हमारे साथ रहना चाहते हैं। रिमोरू सोचने लगता है अपनी सेज की स्किल से कि ऑर्क, लिजर्ड मैन और जी सभी लोग हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं यहाँ पर जीने के लिए। इसीलिए वह सोचता है कि उन सभी जो गॉब्लिन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा। इसीलिए कहता है उन सभी जो विलेजर्स और भी आए हैं गॉब्लिन्स उनको भी यहाँ रहने के लिए और उन सभी को एक इनाम देता है। इधर दिखाया जाता है जो गैल्बर्ट होता है उसको भी वह आज़ाद करा के ले आते हैं बॉल्फ वहाँ से और अभी कोई चिंता की बात नहीं होती है। इधर दिखाया जाता है जो रिगार्ड होता है उसको सारे गॉब्लिन्स का यानी लीडर बना गया होता है और अभी वह सुरक्षा की मेंटेन कर रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। तभी वह आकर स्लाइम यानी रिमोरू को बताता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है और जंगल में कुछ गड़बड़ है। दिखाया जाता है यहाँ पर जो एडवेंचर्स होते हैं एक बड़ी सी आंट के पीछे से भाग रहे होते हैं। सिजुको होती है वह अपनी स्वाड लेकर फायर मैजिक से अटैक कर देती है और उस आंट को वहीं पर ख़त्म कर देती है। लेकिन एक को मारते ही पूरी तरह एडजस्ट हो जाती है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारी और बिग आंट्स आ जाती हैं और वह अटैक करने को होती है। लेकिन एक थंडर आकर उसके ऊपर अटैक होती है जिससे वह राख में बदल जाती है, जिससे सिजुको का मास्क भी उड़ जाता है और जहाँ पर रिमोरू आ जाता है जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। और रिमोरू ने अभी सभी लोगों को बचा लिया होता है और उसे देखकर वह सोचने लगते हैं तो वही है जो उसने एल्फ्स की क्रिस्टल में देखा था, सिजुको ये वही गर्ल है जो कि एक जैपनीज होती है। इधर सारे लोग होते हैं खाना खा रहे होते हैं जो गॉब्लिन्स ने उन्हें ऑफर किया होता है और तभी रिमोरू को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराते हैं उन लोगों को। तो उन्हें पता चलता है जो रिमोरू है इन सभी गॉब्लिन्स का ही मास्टर है, इसीलिए थैंक्स कहते हैं कि उनके मास्टर उन्होंने उसको सेव किया था। रिमोरू देखता है किसी जगह किस तरह से बैठकर खाना खा रही है, उसकी बैठने के स्टाइल से पहचान लेता है हाँ ये पक्का ही जापान से है। सारे लोग उसे थैंक्स कह रहे होते हैं। इधर सब लोग अपने खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं और रिमोरू उनको वहीं पर रहने के लिए कह देता है एक रात के लिए ठहर सकते हैं। जब सिजुको अकेली होती है तो उसके पास में जाता है, रिमोरू उससे बात करता है। उसके बात करने के तरीके से सिजुको कहती है तुम जापान से हो ना, मैं भी जापान से हूँ और बताती है अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगती है। पास्ट में जब वह जापान में थी तो उसी टाइम पर एक वॉर चल रही थी जहाँ पर उसकी मदर मारी गई और वह भी मर गई, मतलब
अपने मदर को बचा रही थी, लेकिन उसको यहाँ पर समन कर लिया गया इस जगह पर। लेकिन तभी रिमोरू के पास जो टेलीपोर्टेशन या फिर मतलब कह सकते हैं टेलीपैथी की एक स्किल होती है जिससे वह माइंड रीड कर सकता है, उससे वह दिखाता है कि वर्ल्ड तब से अब तक का कितना चेंज हो गया और कितनी शांति से लोग रहते हैं। वह काफ़ी खुश होती है, वह सोचने लगती है पास्ट के बारे में। जब उसको समन किया गया था अचानक से एक जगह पर जहाँ पर कि एक रूटलेस इमोशनलेस बंदा था, एक ब्लॉन्ड हेयर वाला जो कि उसको यूजलेस मानता है। और ये ब्लैंड हेयर मैन जो बंदा है वह एक लियोन है, डीमन लॉर्ड, जिसके पास एक और डीमन आकर उसे चैलेंज करता है कि उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन लियोन होता है वह एफ्रेड नाम की एक स्पिरिट को समन करता है और कहता है जो गर्ल से जो कि उसकी बॉडी को प्रोसेस करे, वह सेम करता है। उसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फायर रेमेटिक का अटैक करती है जिससे कि वो उस डीमन को वहीं खत्म कर दी। इससे वह काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है और शिजुको साथ में रखने के लिए मान जाता है। शिजुको एक जंगल में होती है और एक छोटा सा पैट को या फिर समन मतलब उसे सेव कर लेती है, उसके साथ दोस्ती हो जाती है और वो लेकर आ जाती है। लेकिन वह पैट होता है जैसे लियोन को देखता है उस पर भड़कने लगता है, तो इसकी वजह से वह सोचने लगता है एक थ्रेट है, इसीलिए वह शिजुको को अपने कब्जे में कराता है और उससे अटैक करवा देता है, जिससे वह गर्ल के साथ में बैट भी जलकर राख हो जाता है। जिसकी वजह से शिजुको होती है काफ़ी ज़्यादा ही अंदर से टूट जाती है, सच में ये कोई लाइफ है। अचानक से वह जागती है और जो कि एक सब सपना देख रही थी पास्ट के बारे में। लेकिन तो अचानक से उसकी जो आईज होती हैं रेड कलर की चेंज होने लगती है। एफ्रेड उस पर कंट्रोल लेने की ट्राई करता है लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेती है। इस बार जंगल से बाहर आ जाती है और उसे थैंक्स कहती है कि अभी हमको यहाँ से जाना होगा, वह और उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो उनको बाय करके वहाँ से जाने लगती है जंगल की तरफ। वह भी कहता है ठीक है, और सभी लोग होते हैं अब जाने के लिए तैयार होते हैं, यानी सारे एडवेंचर्स। लेकिन अचानक से उसको काफ़ी ज़्यादा पेट में पेन फील होता है और उसका मास्क होता है वह क्रैक्स आने लगती हैं और वह टूट जाता है। उसके चारों तरफ इतनी ज़्यादा फायर होती है तो लोग कहने लगती है तो भाई लेजेंडरी हीरो है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है और जो फायर की गॉड मानी जाती है, जो कि फायर सबसे ज़्यादा यूज कर सकती है, भाई लेजेंडरी हीरो है। जो सलाम यानी रिमोरू होता है वह सभी गोल्विन से कहता है इस पूरी ही जो विलेज है उसको यहाँ से एवैक्यूएट कर दिया जाए। और तभी एफ्रेड होता है वह दो अपने फायर लिजार्ड के लिए वहाँ पर समन कर लेता है और वह कहता है पूरी ब्लेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वे लोग विलेज पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे एडवेंचर सोचने लगते हैं हमको इस वर्ल्ड को अपना पूरा वेस्ट देकर सेव करना होगा और मतलब शिजुको को सेव करना होगा। और रिमोरू उससे पूछता है एफ्रेड क्या चाहता है, लेकिन वो उसको इग्नोर मारते हुए उस पर अटैक कर देता है जिस पर डॉज कर लेता है। एडवेंचर उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर आ जाता है फैंगर जो कि काफ़ी पावरफुल हो चुका होता है और वह रिमोरू के साथ में दौड़ रहा होता है। तो जहाँ पर उसे पता चलता है लिजार्ड्स उन पर केवल मैजिक से ही अटैक करके उनको ख़त्म कर सकता है, इसीलिए वह उन लोगों से भी कहता है कि अपनी मैजिक से अटैक करे। वह गर्ल होती है अपना आइस मैजिक से अटैक करती है लेकिन जिसको वह ऑब्जॉर्ब कर लेता है और रिमोरू उसको एब्जॉर्ब करके वहाँ पर एक जंप करने के लिए कहता है पेंगर से। जैसे जंप करता है तो वह बहुत सारे इस आइस से अटैक कर देता है जिससे कि वह लिजार्ड मारे जाते हैं। लेकिन एक लिजार्ड उनकी तरफ जाने लगता है एडवेंचर की तरफ और जाकर सेल्फ डिस्ट्रक्शन करके उनको हरा देता है। रिमोरू कहता है उस बॉल्ब से वहाँ से जाने के लिए इन पेंगा से, यहाँ पर कि वह एफ्रेड से सामना करने वाला होता है। एफ्रेड अपने काफ़ी सारे क्लोन बना लेता है तो अपने आइस मैजिक से सारे क्लोन को वह खत्म कर देता है। जहाँ पर कि वह एफ्रेड एक मैजिक सर्कल बनाने लगता है अटैक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी पावरफुल फायर अटैक होता है। लेकिन वह अटैक रिमोरू पर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, जिसको स्टार्टिंग में ही फायर रेजिस्टेंस की इस मतलब एबिलिटी कह सकते हैं मिल चुकी थी जब उसको जन्म हुआ था। लेकिन वह अपने एक थ्रेड से यूज करता है, सिक्स से उसको पर पकड़ लेता है और उसको एब्जॉर्ब करके उसको एब्जॉर्ब अलग कर लेता है फ्रेड को और शिजुको को अलग ही कर देता है। लेकिन जब अंदर पहुंचता है स्लैम के अंदर तो उसे एक आवाज़ आती है कि यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकते और रिमोरू को कभी भी नहीं हरा सकते हो, जिसके सामने वे ड्रैगन आ जाता है। इधर सुजू होती है उसको होश आया होता है और जिसके साथ में रिमोरू होता है जिससे बात कर रहा होता है। तो रिमोरू बताती है अपने बारे में जब डीमन लॉर्ड ने उसको समन किया लिया था तो तब तक वह वेट कर रही थी जब तक कि हीरो आए और फाइट ना करे, तब तक वह उसके साथ में रहने वाली थी। वहाँ पर हीरो आता है जो कि सेम टू सेम हेयर वाला एक गर्ल होती है और सेम एक मास्क लगाई होती है जिसके साथ उसकी फाइट होती है। इसके बाद में फाइट करती है और वह उसको और गर्ल उससे वादा करती है कि वह एफ्रेड से उसको उसकी पावर से रेजिस्टेंस दिलाने के लिए वह अपनी पूरा बेस्ट देगी और वह उसको वह मास्क देकर चली जाती है जो मास्क वह अभी पहनती है। और जिसके बाद से उसने केवल यही कहा था कि वह उसको आगे फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी और ये कहकर वहाँ से चली गई, जिसके बाद से वो उससे नहीं मिली है। और अभी वह केवल उसके बारे में सोचती है और अपने ऊपर जितने ज़्यादा टाइम बदलता जा रहा है अपने ऊपर से जो एफ्रेड का अफेक्ट अब तो मतलब रेजिस्टेंस कर पाती वह अब नहीं कर पाती है और इसीलिए उसके ऊपर एफ्रेड का कब्जा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, यानी उससे वह वीक होती जा रही है। इसीलिए वह चाहती है
कि वे अपने जो लव्स करने वाले पीपल्स है उनको सेफ रख सके, उनके ऊपर खतरा ना बने, इसीलिए वो उन सभी से दूर हो गई और इसी जर्नी पर निकल आई। और वह जो हीरो थी वे वहाँ से चली गई उसको छोड़कर, और ये कहकर कि वह आगे चल के फ्यूचर में उससे जरूर मिलेगी और उसको एफ्रेड से पीछा छुड़वा देगी। तब से वह भी एडवेंचर की तरफ वह घूमने लगी, जिससे ऐसे उस पर अफ्रेड का कब्जा होता जा रहा है, अब वह कमजोर होती जा रही है। इसलिए वह चाहती है अफ्रेड को जिस तरह से उसने एब्जॉर्ब किया था उस तरह से उसकी बॉडी को वह पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले और उसको इस लाइफ से उसे आज़ाद करा दे। रिमोरू उसकी तरफ देखता है, कुछ टाइम सोचता है और कहता ठीक है, उसकी बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन वह उससे बात करता है और कहते हैं मुझे कुछ बताओ तो, लेकिन वह गर्ल होती है। अब वह अपने लास्ट वर्ड्स कहती है और कुछ ज़्यादा नहीं बताती है और वहीं पर लेट जाती है। और इस तरह से वह धीरे धीरे करके अपनी एज को पूरी तरह से बढ़ती जाती है और वह एक ओल्ड मून में बदल कर वहीं मर जाती है। वह कहने लगता है सच में यही उसका अंत है। ये कहकर वो उसकी पूरी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसको पता चलता है उसकी जो सोल है वो उसकी मदर से मिलती है और पीसफुली वह मर जाती है। इतने सारे एडवेंचर आते हैं सुजुकी के लिए कुछ बताने की, लेकिन उसके सामने एक गर्ल खड़ी होती है जिसके चेहरा तो सिजू की तरह होता है लेकिन हेयर ब्लू कलर के होते हैं, जहाँ पर वह सलामी बदल कर बताता है कि उसने सिजुको को एब्जॉर्ब कर लिया, उसने जैसा कहा, और अब वह उसकी बॉडी की तरह ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं, वे लोग उसको आकर बताते हैं जो भी वह सिजुको को बताने वाले थे। इधर वह उन सभी को थैंक्स कहता है और अब वहाँ से जाने वाले होते हैं, इसीलिए उन सभी को वह आर्मर्स का एक सेट देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही हाई लेवल होता है। वे लोग काफ़ी हैप्पीली बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर रिमोरू होता है, वह गुड बाय कहता है, लास्ट गुड बाय कहता है सुजू के लिए उसकी ग्रेव पर। इधर दिखाया जाता है एक और जो कि एकदम गिर जाता है, जिसके सामने एक बंदा आता है और वह उसे एक नाम देता है और कहता है उसका जो जंगल है पूरा फॉरेस्ट उसको वह जल्दी कॉन्कर करने वाला है। इधर दिखाया था रिमोरू का जिसकी जो स्किल मिली थी एफ्रॉड की, वह चेक कर रहा होता है। एफ्रॉड की स्किल को वह भी सारी स्किल यूज कर सकता है, यहाँ तक कि बॉडी डबल की भी स्किल यूज कर सकता है, जिससे देख कर कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा जेनरस बॉडी है। बाहर आता है तो रिगार्ड उसको बताता है कि वह अभी एक पेट्रोलिंग पर है और पास का जो विलेज है उस पर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं। वह कहता ठीक है, और वह कहता अभी वह एक ह्यूमन फॉर्म में, इसलिए शाम के टाइम में साथ में खाना खाते हैं, डिनर करते हैं। वह भी एंजॉय करना चाहता खाने को। सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं, सारे लोगों से मिलता है और तभी वहाँ से निकल जाता है उसी केव में जहाँ पर कि परमाडो होता है, कैद होता है, जहाँ पर वह आज़ाद नहीं हुआ होता है लेकिन अभी भी किसी को मिल नहीं रहा होता उस केव में होने के बाद भी। जहाँ उसे पता चलता है उसकी जो स्किल्स हैं जो भी उसको बॉडी से मिली हैं सुजुकी की, वह सच में उसकी हीलिंग पोशन के साथ में भी काम कर रही हैं। जो मास्क उसके साथ में सारी प्रेजेंस को छुपा कर एक ह्यूमन प्रेजेंस को उसके सामने लोगों के सामने शो करेगा, इसीलिए वह काफ़ी अच्छा है। तो उसको एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है, उसके विलेज पर अटैक हो चुका है, लोग खतरे में है, वहाँ से भाग तो चला जाता है। यहाँ उसे पता चलता है सारे गॉब्लिन्स हैं इंजर्ड पड़े हैं, यहाँ तक केवल वहाँ बचा होता है तो पेंगरी बचा होता है, जहाँ पर काफ़ी सारे ऑरेन ने अटैक कर दिया होता है। उनसे पहुँचता है क्या तुम बताओगे आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों उस पर अटैक कर रहे हो। वो उसकी मास्क को देखता है और रेड हेयर वाला और कहता है कि हे तुम तो वही हो ना जिसने कि विलेज पर अटैक किया था, यानी कहें तो ऐसा ही मास्क वह बंदा पहना था जिसने कि विलेज पर अटैक किया था, इसीलिए वो उन सभी को मारना चाहता है। यही काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा मौका है या फिर ये काफ़ी तुम्हें मारने के लिए। तभी वह अपने पास में जो पेंगर होता है उससे कहता है पिंक हिल वाली गर्ल को संभालने के लिए बाकी वह संभाल लेगा। एक बंदे पर अटैक करता, दूसरे को अपने सिल्क से बांध देता, तीसरे को अपने बॉडी आर्मर से उसके वेपन को तोड़कर उसे क्रश कर देता है। और बता होता आखिरी बंदा रेड हेयर वाला, उससे बात करने की ट्राई करता है लेकिन एक बंदा उसके हाथ को काट देता है, लेकिन वो उसको उठाकर एब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा से अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है, जिसके जैसे लोगों की होश उड़ जाती हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है। वह अपना मास्क निकालता है जिसकी उसका ऑरा रिलीज होने लगता है और एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है, जिससे पास की चट्टान को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है उसकी ओवरवेयरिंग पावर्स बहुत ज़्यादा ही हैं। वह बंदा भी सोचने लगता है और कि हाँ सच में काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है वह, यदि सच में वहाँ से बचकर वह स्किप नहीं कर सकता। लेकिन द पिंक हेयर वाली गर्ल आकर उसको बीच में रोकती है और कहती है वह हमारा एनमी नहीं है, रिमोरू हमारा एनमी नहीं है, हम उससे बात करना चाहिए, उससे कुछ बात तो सुननी चाहिए, पहले भी क्या कहना चाहता है, उसने हमारे विलेज पर अटैक नहीं किया था। रिमोरू कहता हाँ बिल्कुल सही बात है। वह कहता ठीक है वो उसकी बात सुनेगा, वैसे भी इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है जब भी चाहे तब, और हमको मार भी सकता है। वह गर्ल कहती है। रिमोरू अपने बारे में बताता है कि वह एक ह्यूमन नहीं है बल्कि एक स्लाइम है और ये जो मास्क है वो उसके एक फ्रेंड का है। उस मास्क को देखते हुए कहता है ये मास्क सच में उससे डिफरेंट है जो कि वह बंदा पहना था, इसीलिए वह घुटनों पर आकर माफ़ी मांगता है सलाम यानी रिमोरू से कि उन्होंने सच में गलत समझा और अटैक कर दिया। वह अपने विलेज के पास में ले आने लगता है उन सभी लोगों को और साथ में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। वह सच में काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है कि सच में पहली बार में यहाँ पर इनकार्नेट होने के बाद उसको खाना खाने को मिला है, कुछ है कितना डिलीशियस है। और ये होता है वो बताने लगता है कि हमारे विलेज पर कुछ ऑर्क्स ने अटैक कर दिया था जो हमसे मतलब
पावरफुल तो नहीं होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतने ज़्यादा लोग थे कि वो लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाए। और मेरे ख्याल से डीमन लॉर्ड के आर्मी के साथ में मिले हुए हैं, वह एक मास्क भी पहने थे। सारे लोग उसकी बात सुनते हैं तो रिमोरू कहता है लगता है वे लोग हमारे विलेज पर भी अटैक कर सकती हैं, तो क्यों ना तुम मेरे सबॉर्डिनेट के तौर पर काम करो और हम साथ में मिलकर अपने सेम एनिमी को हरा सकते हैं। नेक्स्ट डे वह पास में जाता रिमोरू को और कहता ठीक है, अब उसकी हेल्प के लिए तैयार है, लेकिन हम तब तक कॉन्टैक्ट रखेंगे जब तक कि हमारा एनिमी हार नहीं जाता। वह भी मान जाता है, उस सही को नाम रखता है और वह बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस। नेक्स्ट जब उसको होश आता है तो पता चलता है सारे लोग काफ़ी ज़्यादा ही यंग हो गए हैं, पहले से काफ़ी इंटेलिजेंट। पहले का नाम बेनीमूरा होता है, दूसरी गर्ल उसके उसका नाम सुना रखा होता है, तीसरी गर्ल होती है उसका नाम सियोन रखा होता है, और जो ओल्ड मैन होता है उसका नाम हकुरो, और जो बंदा लास्ट बचा होता है उसका नाम सोई, और जो सबसे ओल्ड होता है उसका नाम कुरोई होता है। ओल्ड नहीं मतलब बड़ा होता है। इधर सभी लोगों के नाम रखने की वजह से वही बेहोश हो गया होता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, इसलिए उसकी सारी बॉडी का मैजिक एडजस्टेड हो जाता है एक ही बार नाग रखने से। ये तो सीन चेंज होकर दिखाया था फॉरेस्ट साइड में, जहाँ पर कुछ ऑर्क मतलब लिजार्ड्स होते हैं, वह बता रहे होते हैं ऑर्क के बारे में खबर आकर अपने किंग को कि कुछ ऑर्क्स हैं जो कि अपनी पूरी आर्मी के साथ में लिजार्ड्स मैन पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। वे लोग कहते हैं सच में ये काफ़ी खतरनाक है, इसीलिए उनको जो ऑर्क लॉर्ड है वही इन सबको कंट्रोल करके उन सब पर अटैक करने के लिए ला रहा होगा। फिर वो अपने सन को बुलाता है और कहता है इसका नाम कैब्रू होता है, उनसे कहता है कि और लिजार्ड मतलब गॉब्लिन्स है उन सब के साथ में जाकर कम्युनिकेट करे और हेल्प के लिए इकट्ठा करे। तभी इधर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है रिमोरू के विलेज का, जहाँ पर कि वह बंदे से बात कर रहा होता है सोई से, और कहता है एक बंदा जो यहाँ पर आया था फाइट करने के लिए, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, यानी ऑर्क लीडर जिसके साथ में फाइट करनी है, और जो कि एक मास्क पहना हुआ था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि शायद वह डीमन लॉर्ड की आर्मी के साथ में काम कर रहा है। इधर सोचने लगता है पहले उसको भी गैलवर नाम से एक बंदे से मिला था गॉब्लिन से, जिसके साथ उसकी बात हुई थी। इधर दिखाया था लिजार्ड्स होते हैं वे जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आसपास में विलेज में गॉब्लिन विलेज में जाने की बात, और काफ़ी ज़्यादा चिरअप कर रहे होते हैं गाबरू के लिए कि वह इतना अच्छा काम कर रहा है, उनको लीड कर रहा है। और इधर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है सारे लोग होते हैं उन सभी को काफ़ी अच्छे अच्छे काम मिल गए होते हैं, और वे कपड़े बनाने और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे काम सीख रहे होते हैं, जो वे सारे ऑग्रे पीपल्स होते हैं। लेकिन वह रिमूवल के लिए काफ़ी ज़्यादा दोनों गर्ल्स फाइट कर रही होती हैं एक दूसरे से। इधर वहाँ पर आकर गार्ड बताता है कि कुछ लोग आए हैं लिजर्ड्स मैन जो कि उनसे बात करने के लिए आए हैं। इधर दिखाया जाता है वह लीडर आता है और कहता है कि वह उन सभी को मौका देना चाहता है कि सारे गॉब्लिन्स उसके नीचे सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस बात से रिमोरू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, बिल्कुल ही इंप्रेस नहीं होता है। वह कहता है कि वह एक मौका देना चाहता है और किसके साथ में और के खिलाफ फाइट करने के लिए, उनके अंडर काम करने के लिए, लेकिन रिमोरू उसकी बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वह कहता है वो ये बंदा है जो कि तुम सभी पर ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहा है। वह कहता है ठीक है हम लोग मिलकर उसको हरा देंगे, लेकिन तभी सामने पेंगर आता है और कहता है कि सच में तुम्हारी हिम्मत कैसी उसकी मास्टर की इंसल्ट करने की। तो वह कहता है कि सच में, तो ठीक है फाइट के लिए तैयार हो जाता है और कहता है गेल्टर उसकी तरफ उनकी तरफ से गेल्टर और उसकी तरफ से एक बंदा फाइट करेगा, दोनों में जो जीतेगा उसकी ही बात मानी जाएगी। लेकिन जो गेल्टर होता है वह आसानी से उसको हरा देता है उसके लिजार्ड को, जिसकी वजह से उनकी बात मानी जाती है। और रिमोरू कहता है यदि वे उनकी हेल्प करवाना चाहते हैं तो हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके अंडर काम नहीं करेंगे। वे लोग अपने लीडर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर वह देखता है कि काफ़ी सारे ऑर्क्स अटैक करने जा रहे हो, तो प्लानिंग बनाने लगती हैं कि वे लोग ऑर्क्स सभी लिजार्ड्स मैन पर अटैक करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर ड्राइडा को बारे में बताता है कि ड्राइड यहाँ पर बात करना चाहती है, और ड्राइडा तभी वहीं पर ही टेलीपोर्ट हो जाती है जैसे उनको मैसेज मिला होता है, और उसको देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है। वह बताती है कि वह यहाँ पर रिमोरू की हेल्प करना चाहती है उन सारे ऑर्क्स हैं उनके खिलाफ। रिमोरू कहता है सच में, अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन देती है और वह कहती है एंड उसका नाम है ट्रेनी है। लेकिन उनके सामने वह बंदा रेडियल वाला आ जाता है और कहता है तुम्हें पता है जो ऑर्क का लीडर वह कितना ज़्यादा पावरफुल है, वह कोई मजाक नहीं है उनके साथ में फाइट करना, और तुम सच में उनके साथ कोऑपरेट करना चाहती हो। तो वह कहने लगता है मेरे ख्याल से जो भी मतलब ऑर्क्समैन्स हैं वे अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं वो सारे और भी मॉन्स्टर को खाने के बाद, ना कि वो उनको अंडर में कंट्रोल करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर ट्रेनी होती है, वह भी कहती है हाँ उसकी बात में तो दम है, और इसीलिए वह चाहती है कि जो रिमोरू है वो उसकी हेल्प करे और वो उसके साथ में फाइट करना चाहती है कि अब उसके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो वह ड्राइड की पावर से देखता है और कहता है ठीक है एक्सेप्ट कर लेता है। सारे लोग काफ़ी यदि खुश होते हैं उसके साथ में मिलकर फाइट करने के लिए। वहाँ एक बंदा होता है ब्लू हेयर वाला, वह कहता है ठीक है वह जाकर और जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है और उन लोगों के बारे में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये लिजर्ड मैन्स होते हैं, उनको पता चलता है कि उनके बीच में कोई और भी है जो कि लिजर्ड नहीं है। वह कहने लगता है वह रॉयल्टी के लिए काम करता है और वह एक संदेशा लेकर आया होता है, और बंदा अपने बारे में इंस्ट्रक्शन देता है और बताता है कि उसके जो फादर है वो सच में इतने अच्छे लीडर नहीं है, खुद को ही अपने मतलब फादर की जगह हटाना चाहिए और खुद ही लीड करनी चाहिए पूरी आर्मी को और ऑर्क्स को हराने के लिए। उसके फादर इसके लिए इतने कैपेबल नहीं रहे हैं।
जो लिजार्ड होता है यानी कैबलिन पे वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाता है सारे ऑर्क्स होते हैं वो अटैक करने की पूरी आर्मी के साथ में जा रहे होते हैं। लिजार्ड्समैन होते हैं उनको पास में भाई आया होता है ब्लू हेयर वाला बंदा और बताता है कि रिमोरू विलेज है वह भी हेल्प करने के लिए तैयार है ऑर्क्स के खिलाफ फाइट करने के लिए, और जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है रिमोरू जो कि उन ऑर्क लीडर उनको हरा सकता है। उनकी बात सुनकर भी उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाते हैं बिकॉज जो सामने से हेल्प करने के लिए आए होते हैं। लेकिन उनके लीडर की एक शर्त होती है कि रिमोरू को पहले देखना चाहते हैं कितना पावरफुल है, और वह तब तक 7 दिन का टाइम देते हैं। वे लोग अपने लोगों से अटैक करने के रोकने के लिए कहते हैं तब तक अटैक ना करें। इधर दिखाया जाता है रिमोरू होता है वह निकल चुका होता है। इधर लिजार्ड्समैन होते हैं फाइट करना स्टार्ट कर चुके होती हैं। 4 दिन बीत गए होते हैं जैसे जैसे लिजार्ड उनके पास में आ रहे होते हैं, मतलब ऑर्क्स तो वह उनके साथ में डिफेंड करने के लिए फाइट कर रहे होते हैं और सारे लोग अभी तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर उनका सन कैवरिन भी आ जाता है और जो कि अपने फादर को हटा देता है लीडर के तौर पर और कहता है कि आप सच में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और कब तक आप रिमोरू का वेट करेंगे, वह खुद ही लीड लेगा। उनको प्रिजन में डालकर खुद ही गद्दी छीन लेता है और जैसे वेपन लेता है तो वह काफ़ी ज़्यादा पावर महसूस करता है। सारी जो आर्मी जो होती हैं वह भी उसके अंडर में काम करने को तैयार रहती हैं बिकॉज अभी वह लीडर है तो सब तो उसकी बात मानेंगे ही। इधर वह कहता है चलो तो फिर अभी हम फाइट करने चलते हैं ऑर्क से। इधर ऑर्क की आर्मी पूरी आ रही होती है जिनके साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। वे जो लिजार्ड होते हैं मिलकर सच में फाइट कर रहे होती हैं और काफ़ी सारे ऑर्क को मार देते हैं, लेकिन वे ऑर्क को खा रहे होते हैं, उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे होते हैं। कोपरू के फादर कहते हैं सच में उसे नहीं पता कि आखिर कितने बड़े एनिमी से सामना करने जा रहा है। इधर दिखाया जाता है जो रिमोरू होता है अपनी सारी आर्मी के साथ में फाइट के लिए जाने लगता है रेनफोर्समेंट के तौर पर, जहाँ पर काफ़ी सारे लिजार्डमैन फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे एक लिजार्डमैन को वह भी बचाता है, सेव करता है हीलिंग पोशन थी तो जो कि उसकी सिस्टर होती है यानी कैबरू की, और वो बताती है अपनी सारी सिचुएशन के बारे में क्या कैबरू ने किया है। उसके फादर को कैद कर लिया गया है इसलिए हेल्प चाहती है उसको बचाने के लिए। तो वह सोई को ऑर्डर देता है कि जाकर उनके जो लीडर है उनको आज़ाद करे और सभी आर्मी को कंट्रोल करें दोबारा से। इतने सारे लिजर्डमैन होते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि जो ऑर्क से अब काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड होते जा रहे होते हैं, उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और अब लिजर्डमैन की बॉडी को खाकर उनकी पावर्स को भी मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वहाँ के जो माहौल होता है उसमें फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूलित हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है वह दोनों बंदे जिसने कि ऑर्क को बचाया था और वह बंदा जिसने कि लिजार्डमैन को उकसाया था उसके सन को, वे दोनों यहाँ पर होते हैं। लेकिन वहाँ पर ट्रायन आती है और वह कहती है तुम लोगों ने सच में जंगल में काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचा दिया है, अब उनकी बारी यहाँ से खत्म होने की है। क्या अपने स्पिरिट से अटैक कर देती है जो कि विंड अटैक्स होती हैं जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ कट जाते हैं और वह कहता है सच में कितनी ज़्यादा पावरफुल, हमें भागना ही सही है, और वे स्मोक में अचानक से गायब हो जाते हैं। इधर सारे लिजर्डमैन्स होते हैं उनके साथ फाइट चल रही होती है और कोबरू फाइट कर रहा होता है ऑर्क्स के लीडर से। इतने भी अटैक करे सारे अटैक बेकार जा रही होती हैं और वह वहीं पर तभी गोबाटा और उसके और भी सारे लोग होते हैं और बेनिमूरो अपने 2 साथियों के साथ आ जाता है। वे लोग सारे फाइट के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पर कि पहुंच जाता है रिमोरू और दूर से सब देख रहा होता है उनकी बैटल को। अचानक से ही पेंगार होता है या फिर रेंगुरू कुछ भी कह लो, वह काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है और एक अटैक करता है टोर्नेडो का, जिससे कि जो ऑर्क लीडर होता है वहाँ का मारा जाता है। आसपास के सारे ऑर्क भी मारे जाते हैं। बेनिमूरो कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सबको खत्म कर दो। उनके सारे लोग मिलकर काफ़ी सारे ऑर्क को मारना स्टार्ट कर देते हैं। इधर दिखाया था सोई का जो कि आकर लिजार्डमैन के लीडर को बचा लेता है, लेकिन भाई एक ऑर्क का अटैक करने को होता है तो अपने बाहर से वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इधर सीन चेंज होता है, गेम लॉर्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है सोई की वजह से, इसने उसके लीडर को और मतलब लिजार्ड के लीडर को आज़ाद करा दिया होता है, सारे प्लान ख़राब करा दिया होता है। इधर वह बचकर भागने लगता है, सोचता है उनका लीडर उनको नहीं छोड़ने वाला है इसीलिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रिमोरू ये सब देख रहा होता है और वह सामने पहुँच जाता है ऑर्क लीडर के, जो कि उससे कहता है कि उसका ऑर्डर माने और अभी के भी जाकर अटैक करे। लेकिन वो उसकी कुछ ही बात को अब नहीं सुन रहा होता है तो वह एक अटैक करने लगता है उन सारे लिजर्ड के ऊपर जो वहाँ पर आए होते हैं। लेकिन तभी उनका लीडर को बचाने के लिए एक लीडर उनके सामने आकर उसको प्रोटेक्ट करने लगता है। जब दोबारा अटैक करने लगता है तो रिमोरू बीच में आकर अपनी सील बनाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे आलू दोबारा से बच जाते हैं। हीलिंग पोशन देता है खुद को हील करने के लिए कोबरू को, और इधर वह काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में होता है बिकॉज रिमोरू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और उसको कैद कर लेता है अपनी काफ़ी सिल्क से। लेकिन तभी वह ऑर्क को ऑर्डर देता है और वह कुछ नहीं सुनता है तो उसके पुराना नाम जो उसने दिया होता है उसके नाम से बुलाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वो उसको मारकर उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वह एक डीमन लॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। इधर दिखाया था रेड हेयर वाला बेनिमूरो होता है, वह अटैक करने के लिए कहता है सभी लोगों से, और जहाँ पर कि
एक बहुत बड़ा पावर का लेवल अप दिखता है उस ऑर्क के अंदर एक इवॉल्व होने के बाद, जिसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और अटैक करने के बाद भी खुद को रीजनरेट दोबारा से कर पा रहा होता है। रिमोरू सेज से कहता है कि अपनी उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए और उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट करता है। सारे अटैक से आसानी से डॉज कर रहा होता है, लेकिन ये अटैक कर रहा होता है जिससे ऑर्क होता है खुद को रिकवर करता जा रहा होता है और तभी काफ़ी सारे अटैक कर देता है, लेकिन रिमोरू होता है सारे अटैक को ब्लॉक करने लगता है। वह भी सेज मोड में होता है और उसके सारे फायर भी कुछ काम नहीं कर रही होती है उसकी फायर रेजिस्टेंस की वजह से। फिर वह सोचता है उसकी बॉडी पर कंट्रोल लेने के लिए दोबारा से रिमोरू को तभी और पकड़ लेता है तो अपने स्लाइम में बदल के उसकी पूरी बॉडी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि और कुछ भी नहीं कर पाता और पूरी तरह से उसकी बॉडी को स्वेलो कर जाता है और अचानक से उसको दिखाया जाता है पास्ट के बारे में। वह ऑर्क का लीडर था जहाँ पर कि सब जगह केवल जगह सूख गई थी और उसके सारे लोग होते हैं मारे जा रहे होते हैं। इसी फूड की तलाश में वहाँ से निकल जाता है और अचानक से एग्जिस्ट होकर गिर जाता है जहाँ पर उसे गेलमॉन्ड मिला होता है और जिसने उसे नाम दिया था और फिर उसने ये सब कराया था। लेकिन वह कहता है यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो अपने सिंस के साथ में कैसे जी पाएगा, यानी पापों के साथ में। तो स्लाइम यानी रिमोरू कहता है कि तुम अपनी पापों की चिंता मत करो, वह उनको वह देख लेगा और उसकी जो वर्ल्ड होता है पूरी तरह से चेंज हो जाता है, सूखे से काफ़ी रैली आ जाती है। वह सोचता है ऐसी वर्ल्ड की तो उसने कल्पना की थी और आसानी से ही अपनी मौत को कबूल कर लेता है और मारा जाता है। इधर और ऑर्क के लीडर के मरने के बाद सारे ऑर्क्स होते हैं वह काम हो जाते हैं और सभी लोग शांत होने के बाद अब इस फाइट से रुक जाते हैं। इधर सारे लोग आते हैं एनीबेल मूरी के साथ में और वे कहते हैं कि अब सभी लोग अब कॉपरेट करने के लिए हमेशा के लिए रिमोरू के अंडर काम करने के लिए तैयार हैं। इधर सभी लोग होते हैं मीटिंग में बैठे होते हैं जहाँ पर कि रिमोरू होता है सभी लोगों से बात कर रहा होता है और वह कहता है जिन ऑर्क्स ने उन पर अटैक किया था, सारे लोगों ने उनके साथ में फाइट की थी, उन सभी का कोई भी सज़ा नहीं देना चाहता है। वह बस चाहता है कि वह लोग अभी शांति से रहें। सारे लोग होते हैं उसकी बात सुनकर थोड़े से खुश नहीं लग रही होती हैं, खासतौर से लिजार्ड्स होती हैं वह खुश नहीं होती हैं इस बात से। लेकिन तभी बेनमूरू उनको भरोसा दिलाता है और वे भी अब शांत होते हैं। सारे लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। इधर रिमोरू बताता है सभी लोग जो ऑर्क्स हैं उन सभी को अपने अपने टेरिटरी में थोड़ी थोड़ी जगह दे दें, जिसके साथ उनके खाने की रहने की व्यवस्था भी करें, जिसके बदले में वे लोग उनके वर्कशॉप के तौर पर काम करेंगे। जो ऑर्क्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर रोने ही लगे होते हैं। लिजार्ड्स मैन होता है वह भी कहता हाँ उसकी बात को मान लेगा। ये सभी लोग मिलकर थैंक्स कहते हैं और उनकी जो मतलब रिमोरू के जो अंडर में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो ट्रेनिंग होती है वह कहती है सच में वह एक चांसलर बन चुका है इन सारे लीडर्स के लिए या फिर इन सारी फोर्सेस के लिए। वह कहता है अपना बेस्ट देगा उन सभी को सर्व करने के लिए। बेनमूरू के पास में एक ऑर्क आता है और माफ़ी मांगता है, उसने ये सब तबाही मचाई इसलिए उनके ऑर्क की तरफ से और जो भी उसके विलेज में खतरा पहुँचाए या फिर तबाही मचाई वह उसके बदले में उसकी जान भी ले सकता है। लेकिन जो बेनमूरू होता है उन सारे लीडर्स होता है उन सभी का और वह लीडर के तौर पर कहता है कि कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से अब वह पास्ट था और अब बेनमूरू अब रिमोरू के साथ में मिलकर काम करना चाहता है और उन सभी को भी वर्क करते हुए देखना चाहता है, इसलिए माफ़ करके वहाँ से चला जाता है। वह काफ़ी थैंकफुल होता है रिमोरू के लिए भी। रिमोरू ये सब छुप कर देख रहा होता है, कहता है सच में काफ़ी कुछ बाकी है। इधर वह आता है सामने रिमोरू के और उसे माफ़ी मांगता है तो रिमोरू उसको गेल्ड नाम देता है जिसकी वजह से उसका भी लेवल अप होता है। ये हमेशा होता है। इससे 10 दिनों तक वह सारे ऑर्क्स को नाम देता रहता है और पूरी तरह से एग्जस्टेड हो जाता है और यहाँ तक कि उनका जो लीडर होता है उसको नाम एबिरूद होता है और उसका सन आता है उसके सामने तो वह उससे कहता है उसके सज़ा के तौर पर ठीक है चल, लेकिन उसके जो वेपन है मैजिकल वेपन उसको भी यूज करने की उसे अथॉरिटी दे दी जाएगी। उसके तीनों जो लॉयल सर्वेंट होते हैं वे उसके पास आते हैं, वह कहते हैं उनका ध्यान रखेगा। इधर बंदा आया होता है दूसरे एक फाइटियर वाले बंदे से मिलने के लिए जिसका नाम लेमफेस होता है और वह बात कर रहा होता है रिमोरू के बारे में। इधर विलेज का काम भी काफ़ी अच्छे से जा रहा होता है, उनका विलेज काफ़ी डेवलप हो गया होता है। काजिन की हेल्प से सारे लोगों ने एक नदी निकाली होती है पास से ही और काफ़ी अच्छे से डेवलप किया होता है। गैजल अपनी आर्मी के साथ में आया होता है ये देखने के लिए रिमोरू की जो पूरा विलेज है उनके किंगडम के लिए कोई थ्रेट तो नहीं है, इसलिए वहाँ पर आ जाता है। तो उनसे कहता है उनका लीडर किधर है। रिमोरू उनके सामने आकर वेलकम करता है गैजल यानी किंग का। तो रिमोरू के करेक्टर को वह जानता नहीं है इसीलिए वह उससे डायरेक्टली फाइट करने के लिए कहता है एक डुअल के लिए। वह भी तैयार हो जाता है डुअल करने के लिए, लेकिन गैजल काफ़ी यदि अच्छा स्वॉर्ड्समैनशिप होता है, एक अच्छा समुराई, इसलिए वह काफ़ी पीछे हट जाता है लेकिन उसके अटैक को फिर भी ब्लॉक कर लेता है। तो गैजल कहता है ठीक है, वह काफ़ी सेटिस्फाइड है और अब वह काफ़ी खुश है उससे, वो उसके लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। मैं एक ओल्ड मैन भी आकर हंसने लगता है और कहता है सच में उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप काफ़ी अच्छी है। इधर बात करता है रिमोरू से और कहता है उसका जो विलेज है सच में काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ है और वह रिमोरू को ही पूरी तरह से अंडर में है, इसीलिए वह चाहता है कि उसके किंगडम है उसके साथ में एक एलाई के तौर पर रहे। वह भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वह और
तभी वहाँ पर जो रिगोड होता है वह खड़ा होता है और कहता है हमारा जो विलेज है उसको रिमूरो कैपिटल के नाम से जाना जाएगा, लेकिन वो थोड़ा एम्बेरस होता है इससे। 2 दिन बाद गैजल फिर से आता है और जिसके पास में बेस्टा होता है, जिसे जो काइजन देखता है काफ़ी शॉक्ड होता है। तो लेजार्ड मतलब गैजल उसको ऑर्डर देता है कि अभी वह रिमूरो और काइजन के अंडर में काम करेगा और यहाँ पर डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करने वाला है। मैं कहता ठीक है और लॉर्ड से माफ़ी मांगता है, उसने ये सब किया उसके लिए, और काइजन से भी माफ़ी मांगता है और थैंकफुल भी होता है यहाँ काम करने के लिए। रिमोट के लिए सबको चेयर अप करते हैं और लिजार्ड्स होते हैं वह भी आ जाते हैं वहाँ पर उनके साथ में अंडर में काम करने के लिए। वह भी काफ़ी सभी लोगों के लिए कहता है ठीक है। और यहाँ पर जो काबूरो की सिस्टर भी आई होती है उसको वह नाम देता है सूका, जिसके बाद और सारे लोग होते हैं उनको सबऑर्डिनेट उनको भी नाम देना स्टार्ट करता है, जिससे कुछ लोग तो बिल्कुल ह्यूमन लाइफ में चेंज हो जाती हैं। सूका होता है उसको अप्रेंटिस तौर पर एक ले लेता है या फिर एक अटेंडेंट के तौर पर भी ले लेता है। इधर सभी लोगों को काम पर लगा देता है जो हर्ब्स वगैरह होती हैं उन सभी को डेवलप करने के लिए। और यहाँ पर बेस्टा होता है एक हीलिंग पोस्टर बना रहा होता है जो कुछ ने पहले बनाया था। इधर सारे लोग होते हैं काफ़ी काम में लगे होते हैं, लेकिन इधर जो डीमन लॉर्ड मिलेन होती है, मिलेन कहती है उस वाइट बॉय से कि वह मिलना चाहती है रिमोरू से, आखिर वह कितना पावरफुल है, इसलिए वहाँ से निकल जाती है और पहुँच जाती है रिमोरू के पास में। और बूम वह कहती है यहाँ पर कोई खतरे के लिए नहीं आई है, वह उसी से बात करनी आई और मिलना चाहती थी और वह उससे इस तरह से ट्रीट कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर बेनमूर और सारे लोग आ जाते हैं और सोचती हैं कि जो वह गर्ल है वह एक थ्रेट है रिमोरू के लिए, इसीलिए और सभी लोग अटैक करके उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि आसानी से वह आज़ाद हो जाती है और सही बार एक अटैक करती है, सारे लोगों को हरा देती है। और वह कहती है सच में तुम लोग इतने पावरफुल का, वह काफ़ी गुस्से में दिख रही होती है, भड़कती हुई दिख रही होती है। लेकिन वह सोचता है उनको शांत करने के लिए, तो सोचता है ग्रेट सेज की इसके लिए यूज करे जिससे उसकी 10 टाइम पावर ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन सोचता है ये नहीं, ये तरीका अच्छा रहेगा। ये कहकर गोल्डन टाइप को चीज़ लेता है हाथ में और उसको वह खिला देता है जाकर, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और काफ़ी खुश हो जाती है। वह कहता है तुम यदि शांत रहोगी और उसके साथ में काम करोगी, उसकी वो शर्तें मानोगी तो फिर वह उसको और भी खाने के लिए देगा। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है वह हर शर्त को मानने के लिए तैयार है, जो कि हनी होता है जिसने जंगल से कुछ इकट्ठा किया होता है और वह हनी उसको दे देता है, यानी शहद। इधर दिखाया जाता है वह विलेज में अपने ले आया होता है और बात कर रहा होता है, फिर लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है उसके बारे में, जिससे उन्हें पता चलता है जो मिलेन है जो कि एक डीमन लॉर्ड है और वह सभी लोगों को एक गेस्ट के तौर पर इंट्रोडक्शन देती है। यहाँ पर उसको गेस्ट के तौर पर लाया होता है। वह कहती सच में वह इस विलेज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है रिमोरू में और वहीं पर अब रहना चाहती है। तो क्या ठीक है ना, सभी लोग काफ़ी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब रिमोरू के पास में कोई चॉइस नहीं बची होती है, जबरदस्ती उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। बरियार्ड फ्यूज से कहता है कि जो विलेज है यानी रिमोरू का विलेज उसके बारे में बताता है, सारी इन्वेस्टिगेशन और सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो फ्यूज कहता है ठीक है तुम उसके बारे में कुछ लोगों को लेकर जाओ और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, आखिर हमारे लिए थ्रेट्स तो नहीं है इसके लिए। इधर दिखाया जाता है रिमोरू का जो कि काफ़ी सारे हीलिंग पोशन बना रहा होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हीलिंग पोशन नहीं होती जैसे कि उसकी थे, और लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वे लोग बात करते हैं और रिमोरू कहता है ठीक है हम लोगों को और लोगों में ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर कह सकते हैं ट्रेड करेंगे, लेकिन ये थोड़े से कम लो लेवल के होंगे, ये काफ़ी हाई लेवल हम लो लेवल के ट्रेड करेंगे और सारे विलेजर्स के साथ में, और उसके बाद फिर इंग्रीडियंट्स वगैरह ट्रेड करेंगे। वे लोग काफ़ी हैप्पीली होते हैं। उन्हें एक ब्लास्ट देता है उनके, तो जहाँ पर जाकर पता चलता है फोबी नाम का एक डीमन होता है जो कि इस विलेज को कॉन्कर करना चाहता था और उसने कि उनका लीडर था रिगार्ड उसको अटैक किया था, इसीलिए वहाँ पर जाकर मतलब मिलेन ने उसको ढेर कर दिया। वह कहती है ना ठीक है ना, लेकिन वह कहता है सच में तुम ये क्या करो, इस तरह से अटैक करना बंद करो लोगों पर, इस तरह से फाइट करना ठीक नहीं है, ठीक है ना, ये तुम ऐसा करोगे तो लंच गायब कर दिया जाएगा तुम्हारा। वह काफ़ी शॉक्ड होता है। रिमोरू होता है वो उसको लेकर आ जाता है, उनसे बात करता है। फोबियो कहता है सच में तो यहाँ के लीडर से मिलना चाहता था, जो उसे पता चलता है वो ये है यानी रिमोरू है जो कि एक सिलाई में बिग सिलाई में जो उन सबका लीडर है। तो वह कहता है हाँ बिल्कुल हम शांति से रहना चाहते हैं। वह यहाँ पर कहता है बस इन्वेस्टिगेशन करने आया था। कहते हैं ठीक है। इधर दिखाया जाता है मतलब मिलिन से पूछता है उनका डीमन लॉर्ड है और बाकी सबके बारे में जानकारी लेने के लिए, तो उनके बारे में बता देती है, हाँ उनके बारे में जानती है और कहती शायद ये विलेज है उनके बीच में आया था एक बार उनके मिशन के बीच में, इसलिए शायद वो एक थ्रेट भी बन सकता है उनके लिए और वह डीमन लॉर्ड अटैक भी करवा सकता है। इधर उनके सारे के बारे में जानकारी लेता है और तभी दिखाया तो कुछ सारी ह्यूमन्स होती हैं जो कि यूम के साथ में जा रही होती हैं। सारे लोग ही रूमर मतलब रिमोरू के विलेज की तरफ जा रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अगर और से उसका मैटर भी सॉल्व हो गया उसकी वजह से भी। लेकिन तभी देखते हैं 3 एडवेंचर जो कि भाई होते हैं और भाग रहे होते हैं, उनके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है। लेकिन वहाँ पर गोल्टन पहुँच जाता है अपने लोगों के साथ में और उसको ढेर कर देता है और सच में आज का खाने पीने का इंतजाम हो ही जाता है और उसको रोस्ट करने लगते हैं। सारे लोगों को विलेज में ले आते हैं जहाँ उनका लीडर होता है वो बात करता है रिमोरू से और वह कहता है सच में मैं यहाँ मिलना चाहता था एक बंदे से, इनका लीडर कौन है जो इतना पावरफुल है, उसने कि और को भी हरा दिया ऐसे रूमर्स हैं। वह क्या लगता है हाँ हमने लोगों ने एलाइज मिलकर जो और लीडर था उसको हरा दिया है, लेकिन यहाँ पर भाई उनका सभी का लीडर कह सकते हैं रिमोरू और वह इतना ज़्यादा पावरफुल बेशक है लेकिन बस ह्यूमंस के लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। वह कहता है ठीक है अभी के लिए वो भरोसा करता है और उनको सिटी में रहने की
इजाज़त देता है, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टाइम के लिए ही है। वह कहता है हाँ बिल्कुल, वह किसी के साथ में यानी ह्यूमंस के साथ में भी एलाई बनाकर ही रहना चाहता है। वह किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता, ना कोई थ्रेट पैदा करना चाहता है। वो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी रिमूरू की उनके साथ में एलाई करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जो कि रिमूरू की बात मानकर। इधर दिखाया जाता है रिमूरू होता है उनके लीडर के साथ में अकेले होता है, तो वह कहता है सच में, मतलब यूम कहता है सच में वह काफ़ी अधिक खुश है उसकी बात सुनकर, और वह उसके साथ एला बनाने के लिए ठीक है तैयार है। बाहर टीयर वाले बंदे के पास में एक गर्ल आती है टीयर, जो कि उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और मिलिन के बारे में बताती है कि वह रिमूरू के पास में गई है, अब वह वहीं रहने लगी है। वह कहने लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मर्जी वह कुछ भी करे। काफ़ी इंटरेस्टेड लग रही थी रिमूरू में। वह सारी इन्फॉर्मेशन देती है और बताती है जो डीमन है, मतलब न्यू मॉन्स्टर है सिरॉट नाम से, वह अब जगने वाला है। तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में? वह कहता है हाँ ठीक ही है, चलो ठीक है, अब मैं जाकर उसको ही टेम करना पड़ेगा, मतलब टेम करने के तैयार हूँ। इधर दिखाया जाता है फोबिया, जो कि काफ़ी गुस्से में होता है और बदला लेना चाह रहा होता है रिमूव से कि वह उसको नहीं छोड़ने वाला है। वह तो वहाँ पर जाकर कंट्रोल करने वाला था उस सिटी के लिए, काफ़ी भड़क रहा होता है और वह उन सभी से बदला लेने की पूरी तैयारी सोच रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पर बंदा आता है, एक गर्ल आती है जो अपने बारे में बताते, इसका नाम फुटमैन और टीयर होती है। वे दोनों लोग बताते हैं और कहते हैं यदि वे लोग साथ देंगे हमारे, तो साथ में मिलकर वह आराम से रिमूरू को भी हरा सकता है। और वह कहते हैं कि तुम डीमन लॉर्ड को भी इम्प्रेस कर सकते हो एक तरह से, और तुम मिलिन से भी बदला ले सकते हो। इसके लिए तुम्हें चैरेंडिस को जगाना होगा, यानी वह एक फिश टाइप मॉन्स्टर है जिसके बाद तुम आसानी से अपना बदला भी ले सकते हो। वह भी उसके लिए कन्विंस हो जाता है उसकी पावर के साथ में फाइट करने के लिए। चैरेंडिस जो कि एक काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर है, लेकिन वह एक्सेप्ट कर लेता है मिलिन से बदला लेने के लिए, सब कोई बात नहीं है। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है जो रिमूव होता है बात कर रहा होता है फ्यूज के साथ में, और सच में काफ़ी अच्छी बातचीत जा रही होती है। वह कहता है सच में अब पता चल गया है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से नॉर्मल रह रहे हो, कोई भी थ्रेट नहीं हो, और तुम्हारे यहाँ की जगह सच में काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी अच्छा लगता है, तो मुझे छोड़ने की इच्छा नहीं कर रही है। इसीलिए उसने ब्रोम को वहाँ से भेज दिया और अभी वहीं पर रुक गया है। इधर दिखाया जाता है वे लोग आ गई होती हैं, मतलब फोबियो को लेकर एक केव के पास में, और जहाँ पर कि फुटबॉल बताता है और जहाँ पर कि वे लोग बताते हैं कि चैरेंडस है वह इसके केव के अंदर ही है। और टीयर बताती है हाँ बिल्कुल, उसके लिए उसको अपनी बॉडी का यूज करना होगा, बिकॉज चैरेंडस इतना वीक है, वह खुद को रिवाइव नहीं कर सकता है। वह मना करता है, लेकिन टीयर उसको मना लेती है, तो अंदर चला जाता है। लेकिन वह काफ़ी हंस रहे होते हैं कि सच में वह एक भेड़ की तरह ही काम कर रहा है, यानी चारे के तौर पर। वह तो बस चैरेंडस को जगाना चाहते हैं। इधर दिखाया जाता है ट्रेन का, या फिर ट्रेया कह सकते हैं, वह आई होती है और बताती है रिमूव के लिए कि अभी न्यू खतरा आने वाला उनकी सिटी पर। जैसे चैरेंडस आज़ाद होगा बस सीधा इधर ही अटैक करने के लिए आएगा, और वह काफ़ी अधिक पावरफुल एक फिश टाइप मॉन्स्टर है, जो कि कह सकते हैं हम बरमूडा का, मतलब बेलडोरा का सन कह सकते हैं। और इधर वह काफ़ी अधिक पावरफुल है, इसलिए तुमको तैयार भी रहना होगा उससे फाइट करने के लिए भी। वह भी कहता ही ठीक है, काफ़ी अधिक अच्छा मौका है। रिमूव भी कहता है चलो ठीक है अभी देखते हैं। रिमूव तैयार होता है उसके साथ डिस्कस करने के लिए, और फ्यूज वगैरह होता है उस सभी से डिस्कस कर रहा होता है इसके बारे में। लेकिन चैरेंडस होता है अचानक से अपनी सारी आर्मी को समन करके अटैक करने के लिए आने लगता है, जिस चीज़ का वह भी वेट कर रही थी अब जो होने वाला है। लेकिन इधर पूरी आर्मी तैयार कर लेता है लिजार्ड्स, ऑर्क्स और मतलब ऑगरेन के साथ में, यहाँ तक कि जो गैचल होता है उसने भी अपनी बहुत सारे सोल्जर्स भेजी होती हैं फ्लाइंग हॉर्स के साथ में, जहाँ पर उसे एक स्किल मिली होती है मैजिक जैमर की, जो कि 300 मीटर्स के एरिया में काम करती है। इधर जो फिश टाइप मॉन्स्टर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वे लोग धीरे धीरे करके उनको ख़त्म करते जा रहे होते हैं। इतने सारे लोग होते हैं, अपने साथ कॉम्बिन अटैक करके आखिरकार सभी जो आर्मी होती है उनको हरा देते हैं, और केवल चैरेंडस ही बचा होता है जिसके साथ सारे लोग अटैक करने लगते हैं। लेकिन अचानक से उनकी जो स्किल्स होती हैं चैरेंडस की अटैक करने लगती है बहुत सारे लोगों पर, जिससे उनको डॉज करना पड़ रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। तो रिमूव कहता है ठीक है, और ये कहकर अपनी गिलटनी स्किल यूज करता है, जैसे सारी स्किल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन कुछ टाइम के अंदर या फिर कह सकते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर ही सारी स्किल दोबारा से रीजनरेट हो जाती हैं, जिसे देखकर वह कहता है उसकी अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन स्पीड मतलब स्किल है, जिसकी वजह से वह 3 मिनट के अंदर ही सारी स्किल्स को दोबारा जनरेट कर लिया। सारे लोग मिलकर पूरी आर्मी के साथ अटैक कर रहे होते हैं चैरेंडस के ऊपर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि ये तो कोई और ही है, बिकॉज वह मिलिन का नाम चिल्ला रहा होता है। वह कहता लगता है इसके अंदर कोई एक और लाइफ फोर्स है जो कि उसके अंदर ही है, और ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तभी वह मिलिन को बुलाता है, स्पीड से वह तुरंत आ जाती है, और वह कहता है चलो तुम जाकर उसके साथ में सामना करो, शायद तुम्हारा पुराना कोई दोस्त है जो कि तुमसे बात करना चाहता है। वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इम्प्रेस करने के लिए फाइट के लिए तैयार हो जाती है। इधर वह अटैक करता है स्किल से, लेकिन मिलिन पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, और वह एक अटैक करती है, सारे अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वह जाकर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से फोबिया होता है उसके अंदर से निकल जाता है, जिसको वे लोग पकड़ के हील भी कर देते हैं। और जिसके बाद माफ़ी मांगता है कि चैरेंडस उसकी वजह से आज़ाद हो गया है, इसलिए वह माफ़ कर दे।
सारे लोग कहते हैं ठीक है, और बताता है सारी स्टोरी के टीयर और फुटबॉल दोनों लोग आए थे, उसका क्या हुआ था। वे लोग कहते हैं ठीक है, उसकी बात को मान लेते हैं। तभी मिलियन कहती है सच में उसके भी थोड़ा हाथ है इसमें। इधर वहाँ पर कैरिन नाम का एक डीमन लॉर्ड आता है जो कि फोबियो का फादर होता है। और हाँ, ये कैरिन है जिसने कि और सारे डीमन लॉर्ड अटैक करना चाहते हैं, लेकिन ये उन सबसे दूर रहना चाहता है, अटैक नहीं करना चाहता, रिमोट के विलेज पर शांति से रहना चाहता है। वह कहते हैं उसके सन ने जो भी प्रॉब्लम खड़ी की है उसके लिए वह माफ़ी मांगता है और अब वह उसे ले जाना चाहता है। लेकिन मुझे पता है चैरेंडस ने अटैक कर दिया तो अब तुम उसे सॉल्व कर ही लोगे ना। उसने सच में रिमोट के बारे में काफ़ी अधिक नाम सुना है। वह कहता है ठीक है, और वह उसे अपने सन को लेकर चला जाता है। सारे लोग होते हैं, उसने चैरेंडस को मार दिया होता है और सब लोग मीट को एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी मिलियन कहती है कि अभी तो यहाँ से जा रही है और भी डीमन लॉर्ड की टेरिटरी में यहाँ पर कुछ बात करना चाहती है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, लेकिन बाद में जरूर एक दिन वह वापस आएगी। लेकिन तेरे अचानक से सो रहा होता है तो उसे एक सुजू का एक मैसेज आता है, फिर एक आवाज़ आती है कि वह उनके स्टूडेंट्स उनको सेव करे, जो कि सुजू ने उसे कहा था लास्ट विश के तौर पर। वह भी रेंगर को लेकर चला जाता है साथ में अभी सभी लोगों के साथ में और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर समारोह टेरिटरी के और बेयंगस नाम के एक किंगडम में जा रहा है। तुम सभी लोग यहाँ पर की सिचुएशन उसको संभाल के रखना। और जो इंगस में यूकी है जो कि सूजी का नाम था, मतलब स्टूडेंट था, जो कि उसके नाम पर ही अब वो सभी स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा रहा है। वह वहाँ पर पहुँच जाता है उसी सिटी में, और जहाँ का जो हेडक्वार्टर होता है फ्री यूनियन हेडक्वार्टर, वहाँ पहुँच जाता है। यूकी जैसे उसको देखता है और उसके सिर चेहरे पर जो मास्क देखता है सुजू का, तो वह उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है कि आखिर कुछ तो गड़बड़ या फिर एनिमी के तौर पर। लेकिन उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उससे बात करता है और बताता है शिजुकी के आखिर जो बिस थी। वे लोग फ्रेंडली बात करने लगे होते हैं, जहाँ पर वह बताता है तुम्हें जापान से हो ना। हाँ ठीक है, मैं भी जापान से हूँ। और वह काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। वह कहता हाँ शिजुकी की लास्ट विश थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए, और तुमको अभी एक टीचर के तौर पर अपॉइंट करता हूँ, मतलब अपॉइंट करने के लिए। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं बात करते हुए, और बताता है यहाँ पर अदर वर्ल्ड से काफ़ी सारे लोगों को समन कर दिया गया है, लेकिन वे यहाँ की जो पावर्स हैं उनको संभाल ना पाए उनकी बॉडी, और इसीलिए उनको हीरो के तौर पर समन तो किया गया था, लेकिन वे रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है उनके मैजिक पावर्स के हिसाब से, इसीलिए अभी वह कुछ नहीं कह सकते, और यहाँ पर उनको बचा कर यानी सेव करके रखा गया है। उनकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और सिजू था वह केवल यही काम कर रही थी। वह कहता है ठीक है, और वह जैसे एक रूम में जाता है क्लास रूम में, तो उसके ऊपर एक फायर से अटैक होता है जिससे वह लगभग हिट ही हो गया होता है, जिसके बंदे ने अटैक किया होता है। और उसे देखकर कहता है सच में मैं तो भूल ही गया, यहाँ सारे जो भी चाइल्ड हैं वे सारे मैजिक यूज करना जानते हैं। और जो कि एक स्पिरिचुअल बॉडी होती है, और जो कि सामने से चली जाती है, लेकिन रिमेंस उसको रोकने के लिए कह रही होती है कि वह बीइंग काफ़ी नुकसान दे सकती है, इसलिए उसे रोको। लेकिन उससे पहले वह सीधी एब्जॉर्ब हो जाती है उस गर्ल के अंदर, और जिससे कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, यानी उसकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं लग रही होती है। तो रिमोरू कहता है ठीक है, अभी उसकी पावर्स हैं उस पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगी वे जब तक ग्रो नहीं हो जाती है। तो वह कहती है ठीक है चलो अच्छा है, मेरे ख्याल से फ्यूचर से आई थी, लेकिन आगे चल के वह खुद की बॉडी डेवलप ना कर ले। वह कहता है वह काफ़ी हैप्पी है कि अभी जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, जब तक कि वह बड़े होकर अपनी पावर को खुद कंट्रोल करना नहीं सीख सकते हैं। लेकिन तब अचानक से एक डीमन होता है, वह समन हो जाता है डीमन लॉर्ड। इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट सीजन भी चाहिए या फिर अभी काफ़ी सारे एपिसोड बचे हैं वह भी चाहिए नेक्स्ट सीजन के, तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। इस पर अच्छा सपोर्ट मिला तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी ले आएंगे, जो कि करीब 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।